देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर हो गया? यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो जो हम लोग दो पीडीएफ था जिसमें से हम लोग लेबर कॉस्टिंग कर रहे थे, ठीक है। तो एक लास्ट दिन एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ था, ठीक है, लेकिन वो अभी तक मैंने देखा नहीं है, वो देख के हम बताएंगे। अगर तुम लोगों ने देखा है, कुछ समझ में आया तो बोल सकते हो। उसके पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चंस बाकी है वो कर लेते हैं। जो भी हम लोगों ने टॉपिक सीखा है दैट इज हेल्थ से रोवन, उसके बाद कुछ नया टॉपिक है जैसे कि लेबर टर्नओवर, ये सब भी आज कंप्लीट करेंगे। तो देख लेते पीडीएफ में क्या क्या कंप्लीट है। जैसे कि मुझे जितना याद है, तुम लोग भी देखते जाओ एक बार कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं। ये 25, 24, 23 ये हो गया है, ये मुझे जितना याद है। 25, 24, 23 अगर कुछ मिस हो जा रहा है तो मुझे बताओ। 22 ये वाला करना पड़ेगा, ठीक है। 22 नहीं हुआ है तो आज पहले 22 कर लेते हैं, और इसके बाद वाला सारा कंप्लीटेड है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो तुम लोग भी एक बार अपने कॉपी में चेक कर लो कि इसके बाद वाला सारा कंप्लीटेड है कि नहीं इस पीडीएफ से। मैम 16, 17 और 20। हाँ ये बाकी है। हाँ वो आगे 16, बैक, 17, 20। हाँ यस वो फॉरवर्ड जाएंगे तो देख लेंगे, लेकिन इसके नीचे वाला कंप्लीट हो गया है ना, मुझे जितना याद आ रहा है, क्योंकि मैंने नोट तो यस नहीं, मैम। इसीलिए। ठीक है, तो फिर ये देखो, टू वर्कमैन विष्णु एंड शिवा प्रोड्यूसेस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया था, ठीक है। लेकिन डेटा और नाम वाम ये सब अलग था, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं, तुम लोग भी बताओ क्या होगा। सेम क्वेश्चन ही किया था हम लोगों ने लास्ट दिन। विष्णु एंड शिवा प्रोड्यूसेस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल, देयर नॉर्मल वेजेस रेट इज ऑल्सो सेम। नॉर्मल वेज रेट भी एक जैसा है, मटेरियल भी एक जैसा है। विष्णु इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन, और शिवा इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू हेल्थ से। द टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 100 आवर, विष्णु टेक्स 60 आवर्स while शिवा टेक 80 आवर्स टू complete the product. The factory overhead rate 10 per man hour actually worked. The factory cost for the product for विष्णु इज 7280, शिवा इज 7600। तो फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब वही प्राइम कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दो सब ऐड करके प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो ये बता दिया फैक्ट्री कॉस्ट तक, बाकी सारा चीज तो हमें गिवन नहीं है। हमें बोला है नॉर्मल वेज रेट निकालो, मटेरियल का कॉस्ट निकालो, और स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज मेड बाय द टू वर्कमेन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमें बनाने के लिए बोला है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल वेज रेट, ये वाला। लेट द नॉर्मल वेज रेट बी, वेज रेट बी रुपीज वाई एक्स ले लेते, पहले एक्स ही लिख लेते, रुपीज एक्स पर आवर। और मेटेरियल कॉस्ट, मेटेरियल कॉस्ट इज रुपीज वाई। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं वेजेस, ठीक है। तो दो वर्कर हैं, शिवा और विष्णु, वी और एस, ठीक है। तो एक को बोनस मिलेगा, विष्णु इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन सिस्टम, और इनको मिलेगा हल्से सिस्टम। अच्छा, अब यहाँ पर लिख देते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम या फिर टाइम अलाउड, टाइम अलाउड 100 आवर्स करके था, टाइम अलाउड 100 आवर। टाइम टेकन, अच्छा टाइम अलाउड के बाद टाइम टेकन, टाइम टेकन है 60 और 80, 60, 80, 80 आवर। अच्छा, नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इनटू जो यहाँ पर रुपीज है, रुपीज एक्स, और ये हो जाएगा 80 इंटू रुपीज एक्स, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे नॉर्मल वेजेस के बाद बोनस। तो एक का हेल्थ से सिस्टम में और एक का रोवन सिस्टम में। तो ये रोवन सिस्टम में होगा। रोवन सिस्टम में क्या होगा, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। तो टाइम सेव्ड कितना है, 100 माइनस 60, 40, ठीक है। पता है बोल के हम और उतना डिटेल्स नहीं दिखा रहे टाइम सेव्ड बोल के, जस्ट कैलकुलेशन दिखा देते हैं। तो ये हो गया टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू नॉर्मल वेजेस, यानी 60 इंटू एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 50% ऑफ टाइम सेव्ड। यहाँ पर टाइम सेव्ड है 20 आवर्स इनटू नॉर्मल वेज रेट यानी एक्स रुपीज। तो टोटल वेजेस, टोटल वेजेस हो जाएगा नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, तो 60x प्लस 24x, और
80x प्लस ये 50% ऑफ 20 10x, तो 84 हो रहा है शायद, 6 7 8, हाँ 84x और ये हो गया 90x, तो टोटल वेजेस तो कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड तक मतलब फैक्ट्री कॉस्ट तक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, हम लोग ऐसे लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट में आ जाएगा डायरेक्ट मेटेरियल, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मेटेरियल दैट इज वाई प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यानी 84x प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोला है? 10 rupees. हाँ 10 रुपीज। गुड मॉर्निंग प्रिया। मॉर्निंग मैम। अच्छा 10 रुपीज करके बोला है, 10 पर मैन आवर, तो कितना लगेगा ₹10 इंटू जितना टाइम काम हुआ है, काम कितना टाइम हुआ है 60, ये इसमें कर रहे हैं। और इसमें अगर लिखते हैं, इसके नीचे नीचे लिख देते हैं, तो y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 90x प्लस 10 इंटू और ये है 80 इस तरह से हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कर लेते हैं, y प्लस 84x प्लस ये हो गया 600 और ये हो गया y प्लस 90x प्लस 800। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फैक्ट्री कॉस्ट, ये फैक्ट्री कॉस्ट को ना यहाँ पर लिख देते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट ऐसे। तुम लोग थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से कर लेना, जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें जैसा प्रेजेंटेशन हम एक बार दिखा देते हैं। लास्ट दिन जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, वो कुछ इसी तरह से किया था। तो प्रेजेंटेशन इस तरह से रखना है। अभी हम बिना उतना प्रेजेंटेशन को ध्यान नहीं देते हुए मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट पता है, ये दोनों को हम लोग एक एक इक्वेशन दे देते हैं और इक्वेशन का वैल्यू हमें पता है। y प्लस 84x पहला वाला, y प्लस 84x प्लस 600, ये कितना हो जाएगा 7280, और ये है 7600 7600, और इसका वैल्यू है y प्लस 90x प्लस 800 मैम 90। हाँ मैम बोलो। नॉर्मल वेजेस 20 और क्या कहते हैं मटेरियल कॉस्ट 5000। नॉर्मल वेजेस 20, मटेरियल कॉस्ट 5000, हाँ वही होगा। y प्लस 84x इक्वल टू, इसको माइनस करना पड़ेगा, 7280 माइनस 600, तो ये हो जाएगा 6680। और y प्लस 90x इक्वल टू 7600 माइनस 800, 6800। अच्छा, अब ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो जिसको जैसे ठीक लगे उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, इसमें जल्दी होता है। तो ये माइनस कर दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको नाम दे देते हैं 1 माइनस 2 कर दिया है मैंने, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 90 माइनस 84 माइनस 6x इक्वल टू ये हो जाएगा 6800 माइनस 6680 माइनस 120, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 120, देयरफॉर x इक्वल टू 20। तो ये x का वैल्यू आ गया, x हम लोगों ने वेजेस रेट माना था, तो वेजेस रेट हो गया x रुपीज पर आवर। अब y निकाल लेते हैं, तो कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में 6680 माइनस 84x, x का मतलब 20 था, तो 84 इंटू 20 जितना भी आ रहा है 1680 माइनस 6680, तो 5000 आ जाएगा। तो ये मटेरियल का कॉस्ट आ गया। अब हमें एक कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाने बोला है, तो यहाँ पर विष्णु और शिवा यहाँ पर कंपेयर करके दिखाना है। मटेरियल का दोनों का सेम है, तो 5000 5000। लेबर हम लोग एक अलग अलग भी दिखा सकते हैं, ठीक है, फिलहाल हम एक ही साथ दिखा देते हैं। लेबर का हो रहा है 84x और 90x, हम एक बार में दिखाते, प्रेजेंटेशन जो है वो अलग अलग और नहीं दिखा रहे। तो 84 इंटू 20 जितना आएगा 1680, और ये हो जाएगा 90 इंटू 20 मतलब 1800। और फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड हुआ था यहाँ पर 600 और 800, 600 800, इसका टोटल लगाने से जो था इन लोगों का फैक्ट्री कॉस्ट उतना ही आना चाहिए, 7280। यस मैम, और 7600।
7600 7600 ये दोनों बस कंपेयर करके दिखाने बोला है, बट प्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक कर लो। हम बार बार बोल रहे हैं जिन लोग को लिख के करना है। अच्छा ये हो गया 22, 21 हो गया था, 20 ये वाला करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये नहीं हुआ है, चलो ये वाला कर लेते। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है? इन ए फैक्ट्री बोनस टू वर्कमैन इज पेड अकॉर्डिंग टू रो 1 प्लान। तो बोनस जो है वो बोल रहा है रो 1 प्लान में दिया जाता है। टाइम अलॉटेड फॉर ए जॉब इज 40 आवर्स एंड द नॉर्मल वेज रेट इज 1.25 पर आवर। द फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज्ड आर 50 पैसा पर आवर फॉर द आवर्स टेकन। तो फैक्ट्री ओवरहेड जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड निकाला था, मैन आवर्स बेसिस पे दे दिया था कि जितना टाइम काम होगा इनटू रेट बता दिया था। जैसे 10 रुपीज था अभी जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, यहाँ पर बोल रहा है 50 पैसा पर आवर फॉर आवर्स टेकन। 1 घंटे के लिए 50 पैसा फैक्ट्री ओवरहेड, और जितना टाइम लिया जाएगा उतने टाइम बेसिस पे फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट कर लेंगे 50 पैसे बेसिस पे। द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ ए वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बाय ए वर्कर इज 161.875। बोल रहा है कि फैक्ट्री कॉस्ट जो हुआ, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आता है? वही डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी सारा मिला के प्राइम कॉस्ट प्लस इसमें फैक्ट्री ओवरहेड। ये सब करने के बाद जो फैक्ट्री कॉस्ट आता है वो एक लेबर ने एग्जीक्यूट जब किया, एक काम को परफॉर्म किया, खत्म हो गया, तब ये दिख रहा है फैक्ट्री कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ मेटेरियल इन ईच केस इज 100। तो मेटेरियल कॉस्ट बता दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमें गिवन है 100 रुपीज। कैलकुलेट द आवर्स ऑफ टाइम टेकन बाय द वर्कमैन टू कंप्लीट द वर्क ऑर्डर। यहाँ पर लेकिन क्या मिसिंग है? यहाँ नॉर्मली इसके पहले हम लोगों ने ऐसा जो भी क्वेश्चन किया था, जैसे लास्ट दिन और आज जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया, लास्ट दिन भी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था। यहाँ पर मिसिंग था हमारा मेटेरियल और जो वेजेस रेट होता है, ये दोनों मिसिंग था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेजेस रेट मिसिंग नहीं है, यहाँ पर मेटेरियल भी मिसिंग नहीं है। यहाँ पर मिसिंग जो है वो हमें कैलकुलेट करने के लिए क्लियरली बोल दिया है। यहाँ पर आवर्स ऑफ टाइम टेकन, कितना टाइम लगा है काम करने पे, वो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है? वही फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब पूरा डेटा लेके हमें करना पड़ेगा। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आवर्स टेकन कितना है। इलस्ट्रेशन 20 लेट। अब हम लोग टी भी यूज कर सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो हम टी यूज कर ले रहे हैं टाइम के लिए। लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द वर्कर। एक ही वर्कर का बात है, ठीक है। तो एक टी आवर्स जो है वर्कर ने लिया है, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग वेजेस कैलकुलेट करें तो कैसे होगा? टोटल वेजेस इक्वल टू क्या होता है? टोटल वेजेस इक्वल टू होगा नॉर्मल वेजेस और यहाँ पर बोनस, क्योंकि बोनस भी मिला है और बोनस का पैटर्न जो है वो रो 1 में होगा, ये बता दिया था क्वेश्चन में। तो इसीलिए टोटल वेजेस में बोनस भी आ गया। अब नॉर्मल वेजेस कैसे मिलता है? जितना टाइम काम हुआ है इनटू नॉर्मल वेज रेट। नॉर्मल वेज रेट तो 1.25 है, और कितना टाइम काम हुआ है वो हमें गिवन नहीं है, हम लोगों ने एजम्पशन लिया है टी। तो यहाँ पर कितना होगा? नॉर्मल वेजेस कितना लिखना पड़ेगा? कितना इंटू कितना हो जाएगा? T into 1.5। हाँ, टी इंटू 1.25। और बोनस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बोनस रो 1 है, रो 1 मतलब टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू नॉर्मल वेजेस। तो नॉर्मल वेजेस तो पता है, ये वाला टी इंटू 1.25 ये लिख दिया। टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, तो टाइम अलाउड कितना है? टाइम अलाउड था 40 टाइम अलाउड, hours। हाँ 40 आवर्स था, तो टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, तो ये 40 हो जाएगा। टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे? टाइम सेव्ड कैसे निकालते हैं? जितना टाइम दिया गया था, जितना टाइम हम लोगों ने लगाया काम को कंप्लीट करने में, तो कैसे होगा ये वाला? टाइम टेकन माइनस वो टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। मतलब कितना माइनस कितना होगा? 40 माइनस 40 माइनस टी। टी, हाँ टी, 40 माइनस टी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1.25 टी प्लस ये 1.25 डिवाइडेड बाय 40 करके देखते हैं कि राउंड में आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो फिर फ्रैक्शन ही रख देंगे। आ रहा है लेकिन कुछ ऐसे आ रहा है, 0.03125 ऐसे आ रहा है। अच्छा, इसको ऐसे रखें या फिर ऐसे ही रखें?
0.0125 0.03125 आ रहा है, राउंड में आ रहा है लेकिन 0.03125। ठीक है, डिवाइड ही कर लेते हैं। डिवाइड कर देने से आ जाएगा 40 माइनस टी जैसा है वैसा रहेगा। ये सब ये 1.25 डिवाइडेड बाय 40 तुम लोग कैलकुलेटर में करके देखो, या फिर अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम देख रहे हैं कि जितना शॉर्टकट में हो जाए। तो ये डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से आ रहा है 0.03125। कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं आ रहा है तभी मैंने किया। अगर अप्रोक्सीमेशन आएगा ना तो हम लोग फ्रैक्शन ही रखेंगे, वही ठीक रहेगा। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.03125 इंटू 40, तो ये आ जाएगा 1.25 t। हाँ 1.25 t। ठीक है, और ये माइनस होगा, और ये इंटू हो जाएगा, टी स्क्वायर आएगा। ये और ये इंटू कर लेते हैं, 0.03125 इंटू, ओ अच्छा यही तो आएगा 0.03125 टी स्क्वायर, ये आ रहा है। अच्छा, अब ये दोनों भी तो ऐड हो जाएगा, 1.25 और 1.25, ये कितना हो जाएगा? ये दोनों ऐड हो जाएगा। 0.5। हाँ 2.5। अच्छा, 2.5 टी माइनस 0.03125 टी स्क्वायर। देखते हैं कि ऐसा करके कितना शॉर्टकट हो सकता है। टी स्क्वायर, अच्छा ये हो गया टोटल वेजेस। अब और क्या इंफॉर्मेशन है कि फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा है और मटेरियल कॉस्ट भी दे रखा है। तो फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट, डायरेक्ट लेबर। हाँ डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल 100, डायरेक्ट लेबर ये वाला आया 2.5 टी माइनस 0.03125 टी स्क्वायर। अच्छा, और ये फैक्ट्री ओवरहेड कितना आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड 50 पैसा जितना टाइम लिया गया, तो कितना होगा 50 पैसा और जितना टाइम लिया गया है उसके हिसाब से 0.50 इंटू कितना लिखना पड़ेगा फिर? कितना T। टाइम? टी, यहाँ पर टी हो जाएगा। और फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है 161.875, 161.875। ठीक है, तो हम लोग पहले कैलकुलेशन में क्या करेंगे, ये जो 100 है इसे इधर लेके आ जाते हैं, ये माइनस कर देते हैं। 161.875 माइनस 100 इक्वल टू 2.5 टी माइनस 0.03125 टी स्क्वायर प्लस 0.50 टी। ठीक है, इसमें ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये माइनस होके हो जाएगा 61.875 आ जाएगा। अच्छा, ये और ये ऐड हो जाएगा, 2.5 और 0.5 ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, 3t माइनस 0.03125 टी स्क्वायर, ये बन जाएगा। अच्छा, और क्या हो सकता है यहाँ पर? और कुछ देखते हैं। 61.875 है, ये माइनस ठीक किया मैंने, हाँ ये ठीक है। अच्छा, ये वाला स्क्वायर आ गया, बिना स्क्वायर के तो ये होता भी नहीं शायद, मुझे जितना लग रहा है। नहीं, स्क्वायर बिना तो ये पॉसिबल भी नहीं था। और कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं। अच्छा, अब ये सॉल्व होगा कि नहीं, इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायर है। पहले हम इसको इधर लेके आ जाते, ये माइनस को प्लस कर लेते तब ठीक रहेगा। 0.03125 टी स्क्वायर माइनस 3t, और ये इधर ही है तो प्लस 61.875 इक्वल टू 0। तो ये बना पूरा इक्वेशन, मतलब स्क्वायर फॉर्मेट में है। एक्चुअली जब स्क्वायर होता है तो इतना सोच लो कि t का 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, इसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ये इक्वेशन बन गया, जैसे होता है ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा अगर कैलकुलेशन हमारा बन जाए तो उसमें फिर
हमें पता होना चाहिए कि कैसे करके सॉल्व होता है। नॉर्मली तो मिडिल टर्म करके सॉल्व हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है ना, पॉइंट वगैरह है तो ये मिडिल टर्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला एक बार देख सकते हो, ठीक है। कभी भी कोई इक्वेशन टैली ना हो तो इस फॉर्मूले से हम लोग काम चला सकते हैं। तो फॉर्मूला ये है कि जो वैल्यू है, अगर इक्वेशन ऐसे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और हम लोग किसी भी तरह से x का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना आसान नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है पॉइंट वगैरह है, तो हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, x इक्वल टू हो जाता है बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अभी मैंने जिस तरह से सॉल्व किया उस तरह से मेरा तो ऐसा ही आ रहा है। अगर तुम लोग किसी और तरह से सॉल्व करके देख सकते हो तो हो सकता है कि इसे अवॉइड कर जाओ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि और दूसरे तरीके से अभी देखना तो मतलब काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम लोग अपने हिसाब से एक बार देख सकते हो। अगर तुम लोग को ऐसा लगता है कि बिना टी स्क्वायर के भी हम लोग कर सकते हैं तो एक बार ये इक्वेशन को फिर से करके देख सकते हो अपने हिसाब से। तो हम एक बार ये फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला मुझे याद है तो मैंने बता दिया, ये एक्चुअली श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है। अगर तुम लोगों ने कभी सुना होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज होता है जहां पर x का 2 वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इससे फटाफट निकल जाता है। यहाँ पर x के जगह हमें t का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि हम लोग का इक्वेशन तो t रिलेटेड है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू वही b, पहले लिखेंगे b। तो इस इक्वेशन में b क्या है, थोड़ा सा कंपेयर करके हम, हाँ बोलो, 3 -3, हाँ थ्री हाँ माइनस -3 -3 बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ना पूरा प्लस वाला इक्वेशन के हिसाब से है। क्योंकि हमें b चाहिए तो ऐसे कंपेयर करो, ये देखो ये b है ना। तो ये b है मतलब ये प्लस b था तो ये -3 लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे -3, ठीक है। फिर प्लस माइनस, फिर -3 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब a का कंपैरिजन करो, a ये वाला 0.03, 0.3 हाँ हाँ 0.03125, 4ac, c मतलब ये लास्ट वाला, 61.875 हाँ 61.875 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a मतलब ये वाला 0.03125। देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। -3 प्लस माइनस, अच्छा ये रूट लगा देते हैं। ये -3 का स्क्वायर यानी ये 9 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, माइनस ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर में। 4 इंटू 0.03125 इंटू 61.875, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है 7.734375 ऐसे आ रहा है। -9 करने पे आ रहा है 1.26 ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब इसका हमें रूट करना पड़ेगा तो इसका रूट कर लेते हैं। यहाँ पर आया 1.265625, अच्छा और ये नीचे भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा इसका रूट 0 कर, पॉइंट हाँ ये नीचे वाला, वाला है हाँ अच्छा 2 इंटू 0.03125 2 इंटू 0.03125 हाँ और इसका का वैल्यू है रूट कितना आ रहा है। रूट नहीं की, बस नीचे का कैलकुलेट की थी। अच्छा नीचे का बता दो फिर। 0.0625 0.0625, अच्छा मेरा तो ये 1.125 आया। एक बार तुम लोग भी चेक करते जाओ 1.125 आ रहा है कि नहीं रूट करने पे। अच्छा रूट करने के बाद यहाँ पर 2 पॉइंट रेडी होगा, एक ये वाला, अगर ये आ रहा है तो मेरा तो इतना आया, एक बार चेक कर लो क्योंकि थोड़ा सा ऑड फिगर है रूट तो। सही है रूट सही है, ठीक है। फिर 0.0625 ये 2 पॉइंट आएगा, प्लस माइनस है तो -3 प्लस ये वाला डेटा, -3 माइनस ये वाला डेटा। तो एक बार चेक कर लो -3 और ये वाला डेटा डिवाइडेड बाय ये पूरा कैलकुलेटर में कर लेते हैं 0.0625। ये -30 आ रहा है और ये वाला कितना आएगा, ये है 1.125, 3 डिवाइडेड बाय 0.0625, 66 आया, लेकिन दोनों ही माइनस आ गया।
दोनों ही माइनस आ गया। आंसर तो टैली हो गया 66 और 30, लेकिन मेरा तो दोनों माइनस में आ रहा है टी का वैल्यू। एक मिनट यहाँ भी चेक कर लेते हैं। नहीं, इन लोग के हिसाब से तो दोनों ही पॉजिटिव आया, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? चेक करते हैं एक मिनट। 61 पॉइंट आंसर सही आया है, 66 और 30 ही आएगा, लेकिन प्लस में आएगा तो ओ एक्चुअली मैंने फॉर्मूला ही थोड़ा सा गलत लिख दिया। यहाँ होता है माइनस बी होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर। अब यहाँ माइनस लगा लो, ये माइनस बी होगा, तो अगर माइनस बी होगा तो ये ऐसे माइनस लगा लो, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। माइनस बी होगा तो माइनस अब -3 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। हाँ, तो फिर ये प्लस हो जा रहा है, तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ा आई थिंक। माइनस बी तो था, माइनस बी तो माइनस माइनस में +3, तो फर्क तो नहीं पड़ा। -b 4ac, ये भी ठीक है। ये +9 हो जाएगा, ये माइनस, ये तो 9 हो जा रहा है, +9, ये माइनस, ये छोटा डेटा है तो फिर पॉजिटिव ही आएगा आंसर, ये प्लस आएगा। ये वाला प्लस आ रहा है, रूट करने पे ये आ -3 की जगह हाँ हाँ, 3 ये होगा प्लस, ना। हाँ ये हाँ प्लस, हाँ तब ठीक है। +3 और ये डेटा और +3 और ये डेटा हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर +3 होगा क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, -b था, मैंने फॉर्मूला ही गलत लिखा था, तो ये प्लस, ये सब प्लस हो जाएगा, तो ये +30 हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर भी फिर प्लस ही 66 आएगा, दोनों आंसर ही +30 और +66 आ रहा है, सिर्फ ये वाला चेंज हो जाएगा। -b था तो उसका इफेक्ट यहाँ भी मिलेगा ना, कि ये प्लस हो गया तो ये 30। अब आंसर हमें सोचना है कि दोनों ही पॉजिटिव आया है, तो टी टाइम माना था हम लोगों ने, टाइम पॉजिटिव ही आना चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव आया, तो कौन सा लेंगे, टी का वैल्यू कौन सा लेना चाहिए, 30 या 66? ये क्या है, टी क्या है, टी है 30 टाइम। मैम लेना चाहिए, हाँ 66 क्यों नहीं लेंगे, 30 तो होगा क्योंकि वो 66। ज्यादा हो जाएगा, टाइम अलाउड से ज्यादा हो जाएगा हाँ 66। हाँ, टाइम अलाउड से ज्यादा हो जाएगा, और टाइम अलाउड से ज्यादा हो सकता है, लेकिन होगा तो बोनस नहीं मिलता ना उसे, तो अगर बोनस मिला है तो फिर इसका मतलब उसने टाइम बचाया होगा, तो उसने 40 आवर्स से कम में काम कर लिया होगा, इसलिए t = 30 मानेंगे। बिकॉज यहाँ पर लिख सकते हैं, बिकॉज एक्चुअल टाइम टेकन शुड बी मोर देन, सॉरी शुड बी लेस देन होगा, शुड एक्चुअल टाइम लिखा है ना मैंने, एक्चुअल टाइम टेकन शुड बी लेस देन टाइम अलाउड, या फिर स्टैंडर्ड टाइम, टाइम अलाउड एज बोनस इज गिवन। किसी को ज्यादा टाइम लग सकता है जो स्टैंडर्ड टाइम था, लेकिन हमें क्वेश्चन में बता रहा है कि बोनस मिला है, तो बोनस मिला है तो इसका मतलब टाइम बचाया होगा, टाइम बचाने का मतलब है 40 आवर्स से कम ही में काम कर लिया होगा, ठीक है। तो फिर इसीलिए हमें यहाँ पर 30 लेना पड़ेगा, 66 आंसर हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला था, कैलकुलेट टाइम आवर्स ऑफ टाइम टेकन बाय द वर्कमैन टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो ये बस इतना होगा। बस इसका सोल्यूशन अगर तुम लोग को टफ लगता है तो तुम लोग देख सकते हो, अगर किसी और तरीके से करके, सब्स्टिट्यूट मेथड होता है, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी हो सकता है, तो एक बार देख सकते हो। और अगर ये याद रख सकते हो तो ये वैसे अच्छा है, कहीं पर भी फंस जाओ किसी भी तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो ये फॉर्मूला से हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया 20। अलग है ये, लेबर टर्नओवर है जो आज करेंगे हम लोग, ये भी ये कर लिया हम लोगों ने, 18 वाला कर लिया था, हाँ 18 वाला कर लिया था। अच्छा 17 ये नहीं किया, चलो 17 वाला कर लेते हैं।
A manufacturer introduces a new machine into his factory with the result that the production per वर्कर इज इंक्रीज। बोल रहा है एक मैन्युफैक्चरर है जिसने अपने फैक्ट्री में नया मशीन लगा लिया है, इससे क्या हुआ है, प्रोडक्शन पर वर्कर इज इंक्रीज्ड। एक वर्कर जितना प्रोडक्शन कर रहा था नए मशीन लगाने की वजह से उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। द वर्कर्स आर पेड बाय रिजल्ट्स एंड इट इज एग्रीड फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट एंड इंक्रीज ऑफ 1% ऑन द रेट ऑफ वेजेस विल बी पेड। मतलब ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है देखो फिर से एक बार देखते हैं। द वर्कर्स आर पेड बाय रिजल्ट्स, वर्कर को पेमेंट किया जाता है रिजल्ट्स के हिसाब से, एंड इट इज एग्रीड, और रिजल्ट के हिसाब से, यानी एग्रीमेंट क्या है, रिजल्ट तो समझ में आ जाता है कि क्या आउटपुट वर्कर देगा उस हिसाब से पेमेंट होगा, लेकिन उसका तो एक एग्रीमेंट होगा कि इतना आउटपुट देने से इतना पेमेंट होगा, वही बोल रहा है। एंड इट इज एग्रीड, और ये एग्रीमेंट हुआ है फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट। एक वर्कर जितना आउटपुट प्रोड्यूस करता है अगर उससे वो 2% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जैसे 100 से 102, अगर किसी ने 100 आउटपुट नॉर्मली प्रोड्यूस किया है लेकिन अभी वो 102 करता है, यानी वो 2% इंक्रीज होता है, क्योंकि 100 से 102 मतलब 2, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 अगर 2 हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो 2% ही होता है। तो अगर किसी का आउटपुट इंडिविजुअली, मतलब एक एक वर्कर अगर 2% इंक्रीज कर रहा है उनके आउटपुट पे, तो उनका वेजेस कैसे इंक्रीज होगा, एन इंक्रीज ऑफ 1% ऑन द रेट ऑफ वेजेस विल बी पेड। तो जो वेजेस रेट है, वेजेस रेट जो है वो भी 1% बढ़ा दिया जाएगा अगर आउटपुट जो है वो 2% बढ़ जाता है। तो 2% बढ़ने से वेजेस 1% बढ़ा दिया जाएगा। ये है एग्रीमेंट, ठीक है। At the time of the machinery is installed, the selling price of the product falls by 8 and 1/3। तो जिस प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए मशीन इंस्टॉल्ड किया गया, उसके मशीन इंस्टॉल्ड होने के बाद सेलिंग प्राइस जो है 8 and 1/3% फॉल कर गया है। तो सेलिंग प्राइस कम हो गया है जो सेलिंग प्राइस था उससे। So the net savings in the production cost which would be required to offset the losses expected from the turnover and bonus paid to the worker। प्रॉब्लम क्या हुआ, नया मशीन लगा लिया जो एक खर्चा है, वर्कर को ये भी एग्रीमेंट कर लिया है कि नए मशीन के वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो जो कंपनी चला रहा है वो सोच रहा है कि ठीक है वर्कर को मोटिवेट करने के लिए हम लोग एक स्कीम बनाते हैं। स्कीम क्या बना लिया कि 2% अगर वर्कर अपना इंडिविजुअल प्रोडक्शन बढ़ा के दिखाएगा, मतलब एक वर्कर अगर 100 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा था उसकी जगह अगर 102 यूनिट प्रोडक्शन करेगा तो जो भी वेजेस मिल रहा था 1% ज्यादा मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जिस प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए इतना सारा चीज सोचा गया उसी प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में फॉल कर गया। अब मार्केट में उसका प्राइस कम हो गया है, मतलब प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, सेल कम हो गया, सेल वैल्यू जो है वो कम हो गया। तो अब इसमें क्या हुआ, हमें बोल रहा है कि जो लॉस हो रहा है उसे हम लोग कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो सो द नेट सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि मशीन लगाया है प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा है तो ऑब्वियसली सेविंग्स तो होगा, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट में सेविंग्स होगा। सेविंग्स किस चीज का होगा, कॉस्ट का। विच वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑफसेट द लॉसेस। अब ये जो सेविंग्स में हम लोग, मतलब कॉस्ट में जो सेविंग्स कर रहे हैं उसको हम लोग लॉस से सेट ऑफ करेंगे। लॉस किस चीज का, क्योंकि हमारा मार्केट में सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो गया उस प्रोडक्ट का। अच्छा, अब एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टर्नओवर एंड बोनस पेड टू द वर्कर, वही बोल रहा है दो सिचुएशन। लॉस क्यों, क्योंकि टर्नओवर एक्सपेक्टेड जो था वो नहीं चल रहा है, अभी कम हो गया है, और कॉस्ट जो हम लोगों ने, और एक वजह से भी हमारा कॉस्ट बढ़ गया है, ठीक है। एक तो हमारा सेविंग्स जरूर हुआ है मशीन लगाने की वजह से, लेकिन बोनस देने की वजह से वर्कर का जो लेबर कॉस्ट है वो तो हमारा बढ़ा है, तो हमारा लेबर कॉस्ट बढ़ गया, सेलिंग प्राइस कम हो गया। लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारा सेविंग्स जरूर होगा, क्योंकि हम लोगों ने एफिशिएंटली काम करने का जो प्रोसेस है वो निकाल लिया है, मतलब नया मशीन लगाया है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ वर्कर थे 175, सेकेंड पीरियड में नंबर ऑफ वर्कर है 125, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट पीरियड में आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुआ है 16,800 और उसके बाद 14,000। वेजेस पेड 33,600, टोटल सेल 75,600। अब देख लेते हैं और कुछ है कि नहीं। नहीं,
ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा ये पूरे सिचुएशन से प्रोडक्ट कॉस्ट में सेविंग्स कितना है, बोनस देने की वजह से लेबर कॉस्ट कितना बढ़ा है, और सेलिंग प्राइस कम होने की वजह से सेल में क्या इफेक्ट आया है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स, देखो 175 यूनिट्स प्रोड्यूस, 175 वर्कर मिलके 16800 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इनको पेमेंट करना है वो किस हिसाब से करना है, देखो यहाँ पर आउटपुट के हिसाब से। क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले बोला था मैन्युफैक्चरर इंट्रोड्यूस ए न्यू मशीनरी इनटू हिज फैक्ट्री विद द रिजल्ट दैट प्रोडक्शन पर वर्कर इज इंक्रीज्ड। प्रोडक्शन जो है वो पर वर्कर इंक्रीज हो जाएगा। द वर्कर आर पेड बाय रिजल्ट, इट इज कैसे पे किया जाएगा, अगर आउटपुट बढ़ता है तो उनका वेजेस भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब वर्कर को जो हम लोग पेमेंट करते हैं वो आउटपुट यूनिट बेसिस पे करते होंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि एक वर्कर कितना आर्टिकल प्रोड्यूस कर सकता है। अगर 175 वर्कर 16800 प्रोड्यूस कर सक रहा था फर्स्ट पीरियड में, तो ये अभी जो कर रहा है, इन दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मशीन लगाने के पहले और मशीन लगाने के बाद फर्क क्या पड़ा है। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स पर वर्कर इन पीरियड 1। ठीक है, पहले पीरियड में वर्कर लोगों ने एक वर्कर ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया। अगर 175 वर्कर ने 16800 प्रोड्यूस किया है तो एक वर्कर ने कितना प्रोड्यूस किया होगा, कम क्या होगा। 16800 किया है अगर 175 लोगों ने, तो एक 96। हाँ 96 यूनिट। और उसके बाद पीरियड 2 में देखो, एक वर्कर ने 14,000 नहीं, एक वर्कर बोल रहे 125 वर्कर ने 14,000 यूनिट बनाया है, तो एक ने कितना बनाया है, डिवाइड करने से ही पता चलेगा। 125 112 यूनिट। तो देखो प्रोडक्शन बढ़ गया है, 96 से 112 हो गया है, तो कितना बढ़ा है, इंक्रीज 16। हाँ इंक्रीज इन प्रोडक्शन पर वर्कर। एक वर्कर पहले बनाता था 96, अभी बना सकता है 112, तो इंक्रीज हुआ है 16 यूनिट। ठीक है, लेकिन इंक्रीज को हमें परसेंटेज में ट्रांसफर करना है, क्योंकि 2% इंक्रीज होने पे पेमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले चेक करते हैं कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीज हुआ है, 16 आउट ऑफ कितना, 16 आउट ऑफ कितना इंक्रीज हुआ है, आउट ऑफ 96 और आउट ऑफ 112। 112 में 16 इंक्रीज हुआ है या 96 में 16 इंक्रीज, 96, तभी तो 112 हुआ है ना, तो नीचे 96 होगा इंटू 100। तो देखो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है एक वर्कर का, 16.67। हाँ 16.67। 16.67% या फिर मतलब 666 जो है वो। ठीक है, या फिर ऐसे ले सकते हैं 16 and 2/3%, ये भी चलेगा। अच्छा, अब हमें देखना पड़ेगा कि वेजेस क्या था। तो हम लोगों का इंक्रीमेंट तो निकल गया, 2% से ज्यादा ही है, 16 and 2/3% है। ठीक है, अब इनका पेमेंट देखो, वेजेस मिला था 33,600। ठीक है, कितने वर्कर को, 175 वर्कर को। तो यहाँ पर लिखते हैं wages in period 1 33,600। हम लोग वेजेस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीमेंटेड है तो हमें वेजेस भी ज्यादा मिलेगा, तो उसी के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वेजेस इन पीरियड 2 कितना होना चाहिए, जो कि हमें गिवन नहीं है ना, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखो वेजेस पीरियड 2 का गिवन नहीं है, कितना मिला है, मतलब कितना मिलना चाहिए। तो पीरियड 2 का वेजेस कितना होगा, तो 33,600 मिलता है कितने लोगों को, 175 वर्कर को। 175। तो एक जन को कितना मिलेगा, कम, डिवाइड होना चाहिए। 192। हाँ, डिवाइडेड बाय 175। तो
इनटू कितना हो जाएगा, सेकेंड पीरियड का निकाल रहे हैं फर्स्ट पीरियड के साथ कंपेयर करके कि फर्स्ट पीरियड में 33,600 मिलता था 175 लोगों को, तो 125 लोगों को अगर रखना है तो पहले के हिसाब से कितना हमें वेजेस देना पड़ेगा वो पहले कैलकुलेट करेंगे। तो इनटू कितना करना पड़ेगा 125 यूनिट, 125, हाँ 24,000। 24,000। लेकिन इतना से काम नहीं होगा, ये तो पहले के हिसाब से है, ये तो पहले के बेसिस में हम लोगों ने निकाला कि 125 लोगों को 24,000 देना पड़ेगा, लेकिन इतने से काम नहीं होगा, हमें प्लस जो इंक्रीमेंट हुआ है उसके वजह से भी एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेट करेंगे अभी। तो 24,000 तो ये पहले के हिसाब से हो रहा है। अभी हम लोग देखेंगे इंक्रीज कितना होगा वेजेस पे, तो ये तो देना ही पड़ेगा। तो इंक्रीज इन वेजेस, तो बोला है कि 2% अगर इंक्रीज होगा तो वेजेस 1% बढ़ जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 24,000 पे कितना बढ़ेगा, तो 24,000 मिलेगा प्लस और कुछ हमारा यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, तो 24,000 पहले इंक्रीज निकाल लेते हैं कितना बढ़ रहा है। 24,000 पे कितना बढ़ेगा, 24,000 पे बढ़ेगा अगर ये देखो यहाँ भी यूनिटरी मेथड, अगर 2% वेजेस बढ़ने पे, सॉरी 2% प्रोडक्शन अगर 2% बढ़ रहा है तो वेजेस कितना बढ़ रहा है 1%। तो अगर प्रोडक्शन कितना परसेंट बढ़ा है अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 16 एंड 667 हाँ 16.667 या 16 एंड 2/3। तो अगर प्रोडक्शन इतना बढ़ जाएगा तो हमारा वेजेस कितना बढ़ेगा, इसका भी हम लोग यूनिटरी मेथड करेंगे। तो 2% पे 1%, तो 1% पे 1/2 कम, तो 16 एंड 2/3 पे कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 16 एंड 2/3 यानी 16.667, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 8.335। हाँ तो ये लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 16.67% इंटू 1/2, 1% इंटू 2%, तो 24,000 हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, 24,000 इंटू 16.666 जब तक कैलकुलेटर लेगा डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो एकदम एग्जैक्टली मिल जाएगा कितना हो रहा है, और परसेंटेज 2000। हाँ 2000 होगा, 199 ऐसे आ रहा है तो 2000 होगा। तो जितना मिल रहा था प्लस इतना वेजेस बढ़ेगा तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा 26,000। 26,000। अच्छा अब हम लोग चेक करेंगे कि सेल्स में क्या डिफरेंस आया है, सेलिंग प्राइस कम हो गया है तो टोटल सेल बता दिया है 75,600, ठीक है, ये बताया है फर्स्ट पीरियड का। तो इसी के बेसिस पे हम लोग सेकेंड पीरियड का भी चेक करेंगे। तो सेल्स इन फर्स्ट पीरियड, $75,600, तो सेल्स इन पीरियड 2 ये कितना हो जाएगा, अच्छा 75,600 था, और जब हम लोगों का कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ था 16,800, अगर 14,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो सेल्स कितना होना चाहिए, हम लोग प्रीवियस के हिसाब से चेक करेंगे कि कितना होना चाहिए, लेकिन अभी तो थोड़ा कम बेसी होगा, कम होगा, सेल वैल्यू कम हो गया, तो पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल के हिसाब से कितना होता है। तो 75,600 सेल्स वैल्यू हो रहा है अगर हम लोगों ने बेचा है कितना आर्टिकल, मतलब कितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया है 16,800, ठीक है, तो इतना ही सेल भी किया होगा, क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ बोला नहीं है। तो 14,000 यूनिट अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा सेल कितने का हो सकता है 63,000। 63,000, लेकिन डिक्रीज होगा सेल पे, सेल प्राइस कम हो गया है, मतलब पहले 16,800 यूनिट जो हम लोगों ने बेचा था, रुपीस कितना करके बेचा था उसके हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, अगर 16,800 यूनिट बेच के 75,600 मिल सकता है तो उसी पैटर्न में जाएंगे तो 14,000 में इतना मिल सकता है, लेकिन इतना नहीं मिलेगा, डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि सेल प्राइस जो है वो कम हो गया है। कितना कम हो गया है 8 and 1/3, तो 63,000 में 8 and 1/3 हमें कम कर देना है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लगा देते हैं 8 and 1/3%, तो देखो कितना कम हो जाएगा 8.333 हो रहा है, तो 63,000 इंटू 8.333 जब तक कैलकुलेटर लेगा परसेंटेज, तो 5249 आया, 5249.999 आ रहा है, तो 5259
0, ठीक है, ये डिक्रीज इन सेल्स, तो देयरफॉर टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? टोटल सेल्स हो जाएगा, 57750। हाँ ये माइनस हो जाएगा 63,000 माइनस 5250, इतना नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा 57,750, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें बोला है कि वो सेट ऑफ कैसे होगा, ठीक है। तो टोटल लॉस देखते हैं कहाँ कहाँ है। टोटल लॉस ड्यू टू, लॉस किस वजह से हुआ है? वेजेस तो बढ़ा दिया, सेल कम हो गया, तो टोटल लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन वेजेस एंड रिडक्शन इन सेल्स। तो वेजेस कितना इंक्रीज हुआ है? वेजेस इंक्रीज हुआ है ये वाला 2000, ये एक लॉस है हमारा। 2000 का खर्चा बढ़ गया, इधर इनकम कम हो गया। इनकम कितना कम हुआ? 5250। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 7250, ठीक है। अच्छा, तो हमें कितना लॉस को रिकवर करना पड़ेगा? 7250 जो लॉस है उसे रिकवर करना पड़ेगा। तो यहां पर लिख देते हैं टू ऑफसेट द लॉस, the savings in other। किसी भी तरह से हम लोगों को इतना सेविंग्स तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा लॉस हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो इसीलिए वर्कर का खर्चा भी हम लोगों ने बढ़ा दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेल ही तो कम हो गया, मतलब क्वांटिटी में नहीं, लेकिन सेलिंग प्राइस तो कम हो गया। अब सेलिंग प्राइस अगर कम हो गया तो प्रॉब्लम है, ठीक है। और वैसे क्वांटिटी भी कम हुआ है, ये देखो 14,000 यूनिट, और प्राइस भी कम हुआ है, तो उससे भी इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से हमें 7250 का लॉस को ऑफसेट करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज जो है लॉस में ही हम लोग चलेंगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगा आगे जाके। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद ग्रुप बोनस का है, तो ग्रुप बोनस अभी समझाएंगे तो कर लेंगे 16, और ये 15 और देख ले, 15 तो कर लिया था हम लोगों ने। 15 ये भी वही लेबर टर्नओवर का है। 12 ये हो गया था। 11 ये हो गया था ना, हाँ। 10 ये भी हो गया था। 9 ये भी हो गया था। 8 ये भी हो गया था। 8 हो गया था ना। 7 भी हो गया था। अच्छा, इस पीडीएफ में से और क्या क्या बाकी है मुझे बता सकते हो? इस पीडीएफ में से एक बार नोट डाउन कर लेती। इस पीडीएफ में से क्या बाकी है? 1 हो गया है, 2 शायद बाकी है, मुझे जितना याद आ रहा है 2 बाकी है। क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है। पी कर लिया हम लोगों ने, एक बार बता सकते हो 3 हो गया है कि नहीं? 4 बाकी है, मुझे जितना लग रहा है 4 बाकी है। तो लेबर टर्नओवर का है। 3 कर लिया था हम लोगों ने शायद, ये तो 3 कर लिया है, 6 भी कर लिया है, 7 हो गया है, 4 बाकी है, 5 भी बाकी 8 है। 9। 4 5 बाकी है। 6 कर लिया ना? यस मैम। 6 कर लिया, 7 भी कर लिया। अच्छा, 4 के बाद 5 नहीं लिखा मैंने, 4 के बाद 5 ये बाकी है। 6 7 हो गया। अच्छा, 8 भी हो गया। हाँ 8 भी हो गया। हेल्सेरो 1 दिख 8 रहा हो गया मैम, 9 भी हो गया है, है। अच्छा, 8 हो गया, 9 भी हो गया, 10 ये भी हो गया, 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 ये भी हो गया। हाँ ये तो हो गया था, 1% करके इंक्रीज। 13 बाकी है। 13 बाकी है ना? नहीं ये भी हो गया, वर्कमैन 13 हो गया मैम, हाँ 13 हो गया। अच्छा 14 14 15 हुआ है। हो 14 गया है, हाँ 14 हो गया। 15 तो ये भी हो गया। हो गया है, 16 ये नहीं 16 हुआ है, हाँ 16 ये नोट डाउन करते, 16 बाकी है। और 17 हो गया, 18 हो गया शायद, 17 18 18 मैम, 18 17 हुआ है। 17 हुआ है। अच्छा 18 17 तो अभी किया। 18 ये 18 भी हो हाँ गया। हाँ हाँ 18 भी हो गया।
19 बाकी है ये। 90 हाँ ये टर्नओवर का है ना, इसलिए बाकी है 19। अच्छा उसके बाद शायद सभी हो गया। 20 20 हो गया है, आज ही किया, 20 तो आज ही किया हम लोगों ने। 21 ये भी हो गया हो फीटर्स गया, वाला। 22 भी हो गया। हो गया 20 है। हाँ 23 अब तो याद है मुझे, बाकी ये सब कंप्लीटेड ही है। ठीक है, इसमें से ये बाकी है, इसका ये सब वो जो पॉइंट बाकी है, जो क्वेश्चन, वो हमारा अलग अलग पॉइंट का है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा नया टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा हम लोगों ने लास्ट कंप्लीट किया था हेल्सेरोवन, उसी पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। अब और एक प्लान जो है वो लिखते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जस्ट थोड़ा सा जान के रखो अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो। बर्थ प्लान, ठीक है, लेबर को वेजेस देने का और एक प्लान है बर्थ प्लान। तो बर्थ प्लान जो है उसका रूल्स कैसा है देखो, उसमें कैसे लेबर को पेमेंट किया जाता है, ये भी एक बोनस प्लान है। तो वेजेस इक्वल टू क्या होगा, वेजेस रेट पर आवर इनटू रूट ओवर ऑफ स्टैंडर्ड आवर, यह है स्टैंडर्ड आवर लिखा है मैंने, इनटू एक्चुअल आवर। ठीक है, तो बर्थ प्लान जो है उन्होंने बताया कि लेबर को कैसे वेजेस देना है, वेजेस रेट पर आवर जो होगा उसके हिसाब से कितना टाइम काम हुआ वैसा नहीं, स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम ये दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट, मतलब इसको रूट ओवर करना है, रूट ओवर करने से जितना आएगा उस हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, कैसे, अभी एक एग्जांपल लेने से समझ जाएंगे। तो पहले केस 1 लेते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर वेजेस रेट पर आवर जो है वो सपोज है ₹10 पर आवर। ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया। और स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर कितना है, सपोज स्टैंडर्ड आवर है, यहाँ पर कितना ले ले, स्टैंडर्ड आवर है यहाँ पर रूट में, तो रूट का हम अगर 16 करते हैं तो 4 आ जाएगा। चलो ठीक है 16, तो 16। अच्छा अच्छा ऐसे ले लेते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम था 12 आवर्स, ठीक है 10 आवर्स, और यहाँ पर टाइम जो है वो लिया गया, सपोज एक्चुअल आवर टेकन ये ले लेते हैं 16 आवर्स। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है कि 10 आवर्स मतलब टाइम अलाउड था काम करने के लिए 10 आवर्स, और जो टाइम टेकन है वो 16 आवर्स है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नॉर्मली ऐसा कब होता है पता है, कि टाइम जो दिया गया उससे ज्यादा टाइम ले लिया। जैसे मान लो तुम लोग का मैंने अभी टेस्ट अगर मैंने अरेंज किया, तो हो सकता है तुम लोग टाइम में उसे कवर नहीं कर पाओ, क्योंकि फर्स्ट बार टेस्ट दोगे। ठीक है, फर्स्ट बार मतलब जैसे अभी कॉस्ट के लिए मान लो फर्स्ट बार टेस्ट दिया तो थोड़ा सा टाइम लग गया, जैसे तुम लोग का इंप्रूवमेंट हो जाएगा, टेस्ट देने का एक हैबिट हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, तुम लोग टाइम के साथ साथ जो है वो एट पर होने का कोशिश करोगे। उसके बाद क्या होगा, स्पीड जैसे ही बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि टाइम के आगे भी कंप्लीट कर लो। मतलब अगर कोई नया वर्कर है, ठीक है, अगर कोई न्यूली रिक्रूटेड पर्सन है तो उसके लिए जो है टाइम जो दिया जाता है उससे ज्यादा टाइम लग सकता है, या फिर कोई अनस्किल्ड है तो उसके लिए भी टाइम ज्यादा लग सकता है। तो मान लो ऐसा अगर सिचुएशन है कि टाइम दिया गया था 10 आवर्स लेकिन टाइम लिया गया 16 घंटा, तो उस केस में कितना वेजेस हो रहा है, ₹10 पर आवर, और इसका अगर कैलकुलेशन करें 160 मतलब कितना हो जाएगा 10 पर आवर इंटू ये 12.65 12.65। हाँ अंडर ये, रूट करने पे। हाँ हाँ ये तो, अच्छा हाँ पॉइंट में ही आएगा ना, चलो पॉइंट में ही आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है पॉइंट में ही ले लेते हैं 160 का। हाँ 12 पॉइंट ऐसे कुछ आ रहा है, 12.64 आ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं ना 12 भी रख लेते हैं। ठीक है 12 भी रख लेते हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए है, तो 12 भी रख लेते हैं। इसे 0.64 आ रहा है तो 13 भी रख सकते हो, चलो 13 रख लेते हैं, 130 रुपीज हो गया। ठीक है, अच्छा अब केस 2 देखो, केस 2 ठीक है, वेजेस ₹10 पर आवर। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर 10 घंटा टाइम दिया गया था, ठीक है, और काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर कितना लिखे, यहाँ पर लिख लेते हैं
9 लिख लेते हैं, ठीक है। 9 आवर्स में काम कंप्लीट हो गया। तो इसका यहाँ पर देखो, यहाँ पर एफिशिएंसी जो है, यहाँ पर एफिशिएंसी क्या है, ये वाले में एफिशिएंसी लेवल क्या था ये बताओ, ये वाले में एफिशिएंसी लेवल क्या था, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। 10 घंटे का काम 16 घंटे में किया तो एफिशिएंसी क्या है, लेस देन 100%, ठीक है। और यहाँ पर 10 घंटे का काम 9 घंटे में कर दिया तो एफिशिएंसी क्या है, ग्रेटर देन 100%, ठीक है। 100%। हाँ, अब देखो कितना वेजेस आता है, तो ये रूट ओवर ऑफ 90, इसका कितना हो जाएगा, ₹10 पर आवर इंटू रूट ओवर ऑफ 90 कितना, 9.48 अच्छा 9.48 into 10। अच्छा 9.486 आ रहा है, तो इसको 49 ले लेते हैं, तो इंटू 10 तो ये 94 आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर 10 भी ले लेते हैं, अगर मान लो अप्रोक्सीमेट करते हुए, जैसे मैंने इसको 30 लिया था, इसको अगर 9 या 10 जो भी रखो, ये या तो 94 आ सकता है या कितना आ जाएगा, ये अगर 10 ले लेंगे तो 100 आ जाएगा, लेकिन कम तो हुआ ना, इससे तो कम ही होगा, क्योंकि रूट ओवर ऑफ 160 का वैल्यू और रूट ओवर ऑफ 90 का वैल्यू, ऑब्वियसली रूट ओवर 90 का वैल्यू ही कम होगा, ये तो सिंपल बात है। तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा एक ड्रॉबैक है, यहाँ पर क्या हुआ कि अगर कोई एफिशिएंसी नहीं दिखा रहा है तो उसे ज्यादा पेमेंट मिल रहा है, और कोई बेचारा एफिशिएंसी दिखा रहा है तो उसे कम पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर एफिशिएंसी किसका होगा, जिसको उस काम के बारे में नॉलेज है, यानी अगर कोई उसी पर्टिकुलर वर्क में स्किल्ड है या फिर वो नया नहीं है इस काम में, तो वो एफिशिएंटली कर सकता है। तो एक चीज बताओ, क्या ये एफिशिएंट वर्कर के लिए ये प्लान ठीक है, क्या कोई एफिशिएंट वर्कर इस प्लान में वेजेस लेना चाहेगा, सोचो, क्या कोई No, ma'am. एफिशिएंट नहीं, नहीं ये चाहे, सिर्फ टाइम हाँ के हिसाब से ज्यादा मतलब सही हाँ रहता है। हाँ, तो फिर ये तो वाला जितना किस, टाइम लेगा उसको उतना बोनस मिलता है। हाँ उसको उतना बोनस मिलता है, तो फिर ये किसके लिए सूटेबल होगा ये मेथड, न्यू वर्कर के लिए न्यू न्यू वर्कर, वर्कर के लिए। एंड हाँ अनस्किल्ड। अनस्किल्ड, हाँ ये दोनों के लिए हम लोग ये प्लान ले सकते हैं। तो ये जस्ट थियोरेटिकल समझने के लिए मैंने एग्जांपल दे दिया, अगर कभी थियोरेटिकल आ जाए कि ये प्लान हम लोग कब यूज करेंगे, ये प्लान अनस्किल्ड वालों के लिए और जो क्या बोलते हैं उसे न्यू वर्कर है उनके लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर नोट लिख लेते हैं, birth plan is useful where we have unskilled labor having efficiency less than 100% and for beginners or freshers, for beginners or freshers whose efficiency is less than 100%, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है, यहाँ इसका जो मतलब अगर एक ही लैंग्वेज में हम लोग इस चीज को बताना चाहे तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई अपना एफिशिएंसी बढ़ाएगा तो उसका वेजेस कम हो जाएगा, ठीक है, उसका वेजेस जो है वो कम हो जाएगा, ये इसी का जीस्ट है, ठीक है। ये बर्थ प्लान का जीस्ट यही है कि ये मतलब बिल्कुल उल्टा ही है बात, ठीक है। अभी तक हम लोग जिस वजह से पेमेंट वगैरह दे रहे थे, वेजेस को तो काम करने का दे रहा है, अगर कोई अच्छे से काम करेगा तो उसका वेजेस जो है कम हो जाएगी। ये बोनस नहीं है एक्चुअली, ये वेजेस के लिए कैलकुलेट कर रही है, तो बोनस नहीं कैलकुलेट किया हम लोगों ने। तो बोल रहा है कि अगर एफिशिएंसी किसी का बढ़ेगा तो उसका वेजेस कम हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। तो अगर इससे कुछ थियोरेटिकल आ जाए तो बस हमें इतना ही याद रखना पड़ेगा। अच्छा मैम एक मिनट नेक्स्ट, वो नोट लिखा है। हो गया मैम। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ग्रुप बोनस, ग्रुप बोनस स्कीम। अच्छा,
ग्रुप बोनस स्कीम का मतलब है, देखो यहाँ नाम से पता चल रहा है कोई एक जन पर्टिकुलर वर्कर को काम करने के लिए बोनस नहीं दिया जाएगा। अगर बहुत सारे लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तब उसे बोलेंगे ग्रुप बोनस। लेकिन ये कैसे पे किया जाता है? सपोज एक पर्टिकुलर कोई काम दिया गया है, ठीक है, जैसे जॉब मान लो एक्स, ठीक है, जॉब एक्स में लोगों को एम्प्लॉय किया गया है काम करने के लिए, लेकिन ये जो जॉब एक्स है इस काम का जो आउटपुट है, मतलब जॉब एक्स एक पर्टिकुलर जॉब है जिसको परफॉर्म करना पड़ेगा, तो इसमें एक पर्टिकुलर इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस करने के लिए हमें एक दो वर्कर से काम नहीं बनेगा, बहुत सारे ग्रुप में लोग चाहिए, क्योंकि जॉब एक्स जो है इसको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सपोज प्रोसेस 1, फिर प्रोसेस 2, फिर प्रोसेस 3, फिर प्रोसेस 4, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया कि 4 प्रोसेस है, 4 प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही जॉब एक्स जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो प्रोसेस 1 में हम लोगों ने 2 लोगों को लगाया है, ठीक है, 2 वर्कर काम कर रहे हैं प्रोसेस 1 में, ठीक है। प्रोसेस 2 में जो है 3 लोग काम कर रहे हैं, और प्रोसेस 3 में सपोज 1 जन काम कर रहा है, प्रोसेस 4 में 2 जन काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब ग्रुप में काम कर रहा है, क्योंकि जॉब एक्स को अगर कंप्लीट करना है तो सिर्फ ना ये दोनों कर सकते हैं, ना तो ये 3, ना तो ये एक अकेला, ना तो ये 2। अगर करना है तो इन सबको ग्रुप में अपना परफॉर्मेंस करना है। क्यों? जब तक प्रोसेस 1 कंप्लीट नहीं होगा तब तक प्रोसेस 2 में नहीं जा सकते, प्रोसेस 2 नहीं होगा तो 3 नहीं, 4 नहीं, तो आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तो इनका सबका अलग अलग काम है, ठीक है। तो ये होता है ग्रुप में काम करना, ठीक है। अब ग्रुप में अगर काम करेंगे तो हमें फिनिश गुड्स मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पर ग्रुप में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्कर काम कर रहे हैं फिनिश गुड्स के लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 पीपल वर्कड फॉर फिनिश्ड गुड्स। तो ये जो एक साथ 8 लोग मिलके काम कर रहे हैं इसे बोला जाता है ग्रुप में काम करना, ठीक है। अब बोनस जो है वो ग्रुप के परफॉर्मेंस के ऊपर दिया जाएगा, किसी एक इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये नाम दे देते A B C D E F G H, ठीक है। तो ये मान लो F ये अकेला था लेकिन बहुत अच्छा काम किया, तो क्या इसको ज्यादा बोनस दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं चलता है जब ग्रुप में लोग काम करते हैं तो किसने कितना अच्छा काम किया ये समझ में आना उतना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तुम लोग भी देख लो, अगर मान लो ग्रुप में कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो, कोई टास्क कर रहे हो, मान लो क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो, मैंने ही कॉस्ट का टेस्ट लिया और बोला कि तुम लोग ग्रुप में बैठ के डिस्कस करके लिख सकते हो, तो ये आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है कि किसने कौन सा परफॉर्मेंस कितना अच्छा दिया, ये नहीं समझ में आता है। जब 2-3 लोग मिलके करते हैं तो किसका परफॉर्मेंस किस जगह पे कितना अच्छा था वो आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है। ये नहीं बता सकते कि किसने सबसे ज्यादा अच्छा आंसर याद किया, क्योंकि मिलजुल के कर रहे हो तो समझना मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी वही होता है। तो किसी इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ग्रुप बोनस नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो सभी के परफॉर्मेंस को मिला के देखा जाएगा कि क्या आउटपुट है, उसी हिसाब से बोनस दिया जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये जॉब एक्स का एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट था, ठीक है। पहले स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। तो इस जॉब एक्स का स्टैंडर्ड आउटपुट था सपोज 100 यूनिट, ठीक है। 100 यूनिट जो है इनको प्रोडक्शन करके देना था स्टैंडर्ड, ठीक है। लेकिन इन सब ने काम किया और इनका एक्चुअल आउटपुट आया फिनिश गुड्स, ये आ गया सपोज 90 यूनिट। अगर मान लेते हैं ये 90 यूनिट आया, तो मुझे ये बताओ क्या इनको बोनस मिलना चाहिए? स्टैंडर्ड आउटपुट इनका 100 था, जबकि इन्होंने सबने काम किया, काम करने के बाद इनका आउटपुट 90 यूनिट्स आया, तो क्या इनको बोनस मिलेगा? नहीं। नहीं, नहीं क्योंकि नहीं स्टैंडर्ड तक ही नहीं पहुंच पाए तो बोनस कैसे मिलेगा? बोनस तो तभी मिलता है ना जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके ये लोग दिखा सकता है कि उसी टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करके दे दिया, तो नहीं होगा। अब लेकिन मान लो कि P1 में 100 यूनिट ही जो है वो प्रोडक्शन किया था इन्होंने, ठीक है। फिर ये 100 यूनिट इन्होंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, P2 में भी 100 ही था।
P3 में भी सपोज 100 ही था, लेकिन P4 के बाद जो आउटपुट आया वो 90 हो गया, ठीक है। अब इसमें किसका गलती है वो छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब गलती है या फिर प्रोसेस ही ऐसा था कि 90 ही फिनिश गुड्स मिला, वो अलग बात है। लेकिन ये लोग 100 करके ही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली जो आउटपुट आया एट लास्ट वो 90 यूनिट्स आया फिनिश गुड्स। तो उस केस में अगर 90 हो जाता है तो किसी भी तरह का बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा होता है, अगर सपोज एक्चुअल आउटपुट मोर देन 100 हो जाएगा, सपोज 110 यूनिट हो जाता है, तो बोनस मिलेगा। इस केस में बोनस नहीं मिलेगा और इस केस में बोनस मिलेगा। तो ये 110 यूनिट आउटपुट किसके एफर्ट के वजह से हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, सभी को ग्रुप में बोनस मिलेगा। ये सिस्टम होता है, ये होता है ग्रुप बोनस का सिस्टम। तो यहाँ पर भी जो है एफिशिएंसी कैसे देखा जाएगा, आउटपुट के हिसाब से। ये जो ग्रुप बोनस है वो आउटपुट के हिसाब से दिया जाता है। पहले एफिशिएंसी चेक करेंगे, और एफिशिएंसी का जो मतलब एफिशिएंसी का जो पैरामीटर है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग दो तरह से एफिशिएंसी चेक करते हैं, या तो टाइम बेसिस पे कि कितना टाइम बताया था, कितने टाइम में काम कर लिया, या फिर आउटपुट बेसिस पे। तो ग्रुप बोनस का जो सिस्टम है वहां पर एफिशिएंसी आउटपुट बेसिस पे चेक किया जाएगा। तो पे बोनस अकॉर्डिंग टू ग्रुप एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का पैरामीटर क्या है, कंपेयर बाय कंपेयरिंग output, standard output and actual output, standard output and actual output। अच्छा, अब इसमें भी कुछ जैसे ग्रुप बोनस का भी कुछ स्कीम है, जैसे हेल्थ से था, रो1 था, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी कुछ कुछ अलग अलग स्कीम का नाम है, जिसमें से कुछ मेथड का जस्ट नाम ही देखो, लेकिन इसका कुछ भी डिटेल्स है नहीं हमारा, मतलब सिलेबस के हिसाब से। ये देखो, एक तो है प्रिस्टमैन प्रोडक्शन बोनस, दूसरा है कॉस्ट एफिशिएंसी बोनस, ठीक है। ये दो तरह से ग्रुप बोनस दिया जाता है। इसमें भी अब अलग अलग नाम है, ठीक है। कॉस्ट एफिशिएंसी के हिसाब से जो दिया जाता है, इसमें 3 अलग मेथड है, और प्रिस्टमैन बोनस ये अलग है, ठीक है। इसका है नन बुश, और यहाँ पर है स्कैनलॉन रूकर प्लान, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट मैंने बता दिया। ये वाला थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, ये कभी कभार थोड़ा सा नॉलेज हमें होना चाहिए। बाकी ये सब कॉस्ट एफिशिएंसी बोनस ये आता भी नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। प्रिस्टमैन प्रोडक्शन बोनस ये कैसा होता है, देखो। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ये ग्रुप बोनस का ही एक पार्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी वही स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट देखा जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप बोनस में ही 2 स्कीम है, ठीक है। और इस स्कीम के अंदर इतना सारा है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट देखो, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट है 50 यूनिट और एक्चुअल आउटपुट हुआ है 60 यूनिट, और नॉर्मल वेज रेट ₹10 पर यूनिट। तो वेजेस कैसे दिया जाएगा, वेजेस तो है टोटल वेजेस। टोटल वेजेस में पहले नॉर्मल वेजेस आ जाएगा,
प्लस बोनस, ठीक है। तो नॉर्मल वेजेस तो मैं पता है, अगर यूनिट दे रखा है तो मैं यूनिट बेसिस पे निकालना पड़ेगा। तो जितना यूनिट प्रोडक्शन किया गया है 60 यूनिट प्रोडक्शन किया गया है और पेमेंट का सिस्टम है ₹10 पर यूनिट, तो ये तो नॉर्मल वेजेस मिलेगा ही मिलेगा। बोनस कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर हम लोग बोनस जो है वो रेशियो के हिसाब से लगाएंगे। जैसे रो 1 का स्कीम था ना, वैसे ही रो 1 में क्या था, टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। तो यहाँ पर तो टाइम का बात नहीं है, उसके जगह आउटपुट का बात है। तो इन्होंने कितना एक्स्ट्रा आउटपुट किया, क्योंकि टाइम बचाना जैसे एक 10, ठीक है, एक्स्ट्रा आउटपुट इन्होंने 10 किया, तो आउटपुट एक्स्ट्रा जितना प्रोड्यूस किया और कितना प्रोड्यूस करने का बात था, क्योंकि रो 1 में तो वही होता ना टाइम, हाँ, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, उसी के हिसाब से ये हो गया 50 इंटू कितना होगा, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 100, ये 600 परसेंटेज, हाँ 600 भी करेंगे, ये परसेंटेज लगाएंगे, ठीक है, इंटू, नहीं ऐसे कर लेते फिर, इंटू नॉर्मल वेजेस ही कर लेते, चलो 600 ही कर देते हैं, हाँ ये ठीक रहेगा 600। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया 600 प्लस ये कितना हो जाएगा 5, और 600 डिवाइडेड बाय 5 120 120। नहीं, इसमें शायद मेरे से कुछ गलत हो गया लिखते हुए, एक मिनट देखते हैं। ये मेथड में ये इंटू, अच्छा थोड़ा सा चेंज रहेगा, पूरा का पूरा रो 1 जैसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रो 1 में जैसे नॉर्मल वेजेस हो जाता है वैसे नहीं होगा, ये तो ये ठीक है 10/50 ठीक है, इंटू यहाँ पर 100 करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, जितना होगा उसका रेट के हिसाब से, 10 पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है, वेजेस रेट। मतलब ये फॉर्मूला क्या हो गया, बोनस का फॉर्मूला एक बार हम लिख देते हैं, बोनस का लिख देंगे आउटपुट जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स्ट्रा आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100 इनटू वेज रेट, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया 20, ये 200 हो जाएगा, 200, तो ये हो गया 800, ऐसे होगा 800। तो ये हो जाएगा प्रिस्टमैन प्रोडक्शन बोनस प्लान, ये इस तरह से होगा। कभी अगर आता है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, लेकिन उतना भी नहीं आता है, ग्रुप बोनस के ऊपर आता है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक मैंने थोड़ा सा बता दिया ये वाला। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे दैट इज लेबर टर्नओवर रेशियो, इसके बारे में देख लेते क्या होता है। लेबर टर्नओवर रेशियो, तो यहाँ पर टर्नओवर का मतलब है मूवमेंट, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी फैक्ट्री जो भी बोलो, वहां से कितने लेबर हर साल मतलब मूवमेंट हो जाता है लेबर का, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो। मूवमेंट का मतलब होता है ना कि कोई वर्कर को हम लोगों ने ही जो है हटा दिया, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, या फिर कोई वर्कर खुद ही चला गया काम छोड़ के, हो सकता है कहीं दूसरे जगह में अच्छा पैसा मिल रहा है, या फिर यहाँ पर काम करके कोई भी रीजन हो सकता है, उसका पर्सनल कुछ भी रीजन हो सकता है, कुछ प्रोफेशनल रीजन हो सकता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का अपना रीजन हो सकता है किसी वर्कर को काम पे नहीं रखने का, या फिर जो काम कर रहे थे उन्हें हटा देने का। लेकिन ये इसके वजह से ये भी काउंट करना जरूरी है कि पूरे साल भर में हमारा लेबर टर्नओवर कितना हुआ, ठीक है, मतलब लेबर कितना मूवमेंट हुआ, क्योंकि ये कुछ अच्छा बात नहीं है कि बार बार लेबर टर्नओवर होना कुछ अच्छा बात नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि लेबर, जितना बार हम लोग नए लेबर को काम पे रखेंगे उसे फिर से काम सिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना काम करने का तरीका होता है, तो फिर से उसको उसमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो ट्रेनिंग कॉस्ट हो गया, टाइम वेस्टेज होता है। तो ये एक मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बार बार लेबर टर्नओवर होना ये बहुत ही खराब बात है। अगर बहुत ज्यादा लेबर टर्नओवर हो रहा है तो उनका लेबर कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है, तो इसीलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि पूरे एक साल में या फिर किसी एक पीरियड, जितने पीरियड का ये लोग चेक करना चाहते हैं कि लेबर टर्नओवर क्या चल रहा है, तो इसे बोलते हैं लेबर टर्नओवर। अब रहा रेशियो का बात, रेशियो का मतलब क्या होता है, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, ठीक है, किसी भी दो पैरामीटर के अंदर जो रिलेशन होता है उसे हम लोग रेशियो बोलते हैं। तो हम लोग अगर निकालना चाहते हैं कि लेबर टर्नओवर रेशियो, तो ऑब्वियसली कोई पर्टिकुलर दो पैरामीटर के अंदर हमें रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसे हम लोग बोलेंगे लेबर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब लेबर टर्नओवर रेशियो कैसे हम लोग समझेंगे, देखो यहाँ पर क्या क्या टर्म हमें पता करना पड़ेगा। तो देखो, जैसे मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है ABC लिमिटेड, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर सपोज मान लो
1 अप्रैल 2020 ले लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 को कितने लोग काम कर रहे थे? सपोज A B C D E F G H I J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और 31 मार्च 2021, ठीक है, मतलब उसी साल के एंड में, जरूरी तो नहीं है कि यही सारे वर्कर है, पूरे साल बीत रहा है तो जरूरी नहीं कि यही सारे वर्कर है, अगर है तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है कि यही काम कर रहे होंगे, हो सकता है इनमें से कोई चले गए हो, ठीक है। तो अगर कोई चला जाता है तो हम लोग देखते हैं, सपोज यहाँ पर ए भी है, हम लोगों ने देखा ए है, बी है, लेकिन सी नहीं है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है, अच्छा एफ है, जी नहीं है, एच है, आई है, जे है, और सी के जगह यहाँ पर हम लोगों ने जब चेक किया कि ए था, पहले भी था, साल के शुरुआत में भी था, एंड में भी है, बी का भी हम लोगों ने देखा, सिर्फ हमें दो लेबर नहीं दिखा एंड में, एक सी और एक एच, लेकिन उनके जगह हमें कोई और दिख रहा है। सी के जगह पे सपोज एम दिख गया और जी के जगह सपोज एन दिख गया, ठीक है। तो इसका मतलब कितने सारे वर्कर, ये कौन है, ये सी और जी जो है, ये वर्कर जो है वो चले गए, ठीक है, और इसके जगह आ कौन गए, एम और एल, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, कितने वर्कर चले जा रहे हैं हमें छोड़ के, वो हमें चेक करना पड़ेगा अगर हमें लेबर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि कितने एम्प्लॉय चले गए, तो सी जी लेफ्ट, ये चले गए, और एम एल रिक्रूट हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, द होल प्रोसेस ऑफ वर्कर कम रिटेन, वर्कर आते हैं, रह जाते हैं, या फिर कुछ चले जाते हैं, एंड लीव या फिर लेफ्ट, एंड लेफ्ट इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर, ठीक है। इसी चीज को बोला जाता है लेबर टर्नओवर, पूरे एक होल प्रोसेस को। तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस जो है, ये पूरे एक पीरियड का होगा, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली एक साल का ही देखा जाता है। अच्छा, अब ये वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ, सीडी चला गया और एम एल को हम लोगों ने रिक्रूट कर लिया, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि कितने वर्कर रिप्लेस्ड हुए हैं। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, नंबर, पहला केस, नंबर ऑफ वर्कर या फिर एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे मान लो यहाँ पर वर्कर ए बी सी डी, ये वर्कर थे, ठीक है, और ये ईयर के स्टार्टिंग में था, ठीक है, ईयर के एंडिंग में हम लोगों ने देखा ए बी है और ई एफ आ गया है, ठीक है, ए बी है, ई एफ आ गया है, तो कितने लोग रिप्लेस्ड हुए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड कितने हैं ये वाले केस में, क्योंकि हम लोग रिप्लेस्ड कितने हैं वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। हाँ बोलो और एक बार। टू, टू, सी के जगह पे ई और डी के जगह पे एफ, ठीक है, इतने लोग रिप्लेस्ड हुए हैं। अच्छा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ए बी सी डी ये स्टार्टिंग में थे, फिर हो गया ए बी ई, ठीक है, ए बी ई, तो इसमें बताओ कितने वर्कर रिप्लेस्ड है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड, 1, ठीक है, एक वर्कर रिप्लेस्ड हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड 1, कौन रिप्लेस्ड हुआ है, ए बी सी
डी, और अगर देखो सी डी दोनों चले गए तो ये दोनों में से किसी एक के जगह पे ई आया है, ठीक है, वो हमें क्लियरली नहीं बताया। अगर मान लो कि सी के जगह पे ई को रखा है तो फिर सी के जगह पे ई आया है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस, तो हम लोग यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, कौन चले जा रहा है वो बड़ा बात नहीं है, कौन कौन आ रहा है। जैसे यहाँ पर कितने लोग रिप्लेस्ड हुए हैं, 2 लोग, ठीक है, यहाँ पर कितने लोग रिप्लेस्ड हुए हैं, 1 लोग। तो अगर हमें बोला जाए कि नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, ये टर्म्स हमें मिलेगा क्वेश्चन में, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कितने लोगों को रखा गया है किसी और के बदले, ठीक है, तो दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड। अच्छा, और एक होता है जैसे ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। जैसे मान लो हम लोगों का एक मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का 2 जगह पे ऑफिस है, ठीक है, एक जैसे मान लो हेड ऑफिस है और एक ब्रांच है, ठीक है, हेड ऑफिस है और एक ब्रांच है, जैसे हम लोग ब्रांच का भी क्वेश्चन कर ही रहे हैं अकाउंट्स में, हेड ऑफिस है ब्रांच है। तो हेड ऑफिस में मान लो 4 एम्प्लॉय है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, ब्रांच में हम लोगों ने रख लिया 3 लोगों को, ये नया ओपन किया है, ठीक है, ब्रांच जो है नया ओपन किया है, न्यू, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने रखा है ई एफ जी को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड क्या कुछ है भी, ये बताओ। नहीं, 0, क्योंकि ये तो इस किसी के बदले किसी को थोड़ी ना रखा है, यहाँ पर नया ओपन किया है ऑफिस, या वहां पर हम लोगों ने ई एफ जी को रखा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस 0। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में दे कि बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, जैसे ब्रांच ओपन किया है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर हम लोग किसी और लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो उसे रिप्लेसमेंट नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट रहेगा क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, तो इसीलिए लिखवा देते हैं, इफ द न्यू रिक्रूटमेंट is on account of expansion of business, then it will not be considered as replacement of employee, replacement of employee, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने इतने सारे केसेस जो भी हम लोगों ने देखे, इससे हम लोगों ने ये टर्म सीख लिया कि रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिप्लेसमेंट का मतलब अगर हम लोग किसी के बदले किसी को ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट, किसी के बदले कोई अगर आ रहा है तो उसे रिप्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर नए बिजनेस में हम लोगों ने किसी को रिक्रूट किया है, हमेशा रिक्रूटमेंट मतलब ही रिप्लेसमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ईएफ को रिक्रूट किया, बट ये सीडी के बदले था, तभी ये रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी के बदले ईएफजी को नहीं रखा गया है कि हम लोग इसे मतलब रिप्लेसमेंट मान ले, ये तो फ्रेश रिक्रूटमेंट है। तो फ्रेश रिक्रूटमेंट कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट का जो मतलब है उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अच्छा, और एक पॉइंट आता है, और एक टर्म आता है, नंबर ऑफ सेपरेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और वर्कर सेपरेट, ये वाला टर्म भी हमें पता होना चाहिए, कितने वर्कर सेपरेट हो गए। सपोज ए बी सी डी थे, ठीक है, और एंड में ए बी बचे, तो बोलो कितने लोग चले गए, नंबर ऑफ सेपरेशन 2, कौन कौन, सी और डी, ठीक है। या फिर मान लो ए बी ई एफ, ठीक है, ए बी ई एफ थे और नहीं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ए बी सी डी थे और बचे ए बी ई। अब बताओ नंबर ऑफ सेपरेशन कितना है, नंबर ऑफ सेपरेशन 2 ही रहेगा, ठीक है। 2 लोग चले गए, सी डी चले गए, ठीक है। हमें यहाँ पर ई को काउंट नहीं करना है, क्योंकि हमें कितने लोगों को रिक्रूट किया वो नहीं देखना है, कितने लोग छोड़ के चले गए वो देखना है, ठीक है। यहाँ पर भी सी डी चले गए, यहाँ पर भी सी डी जो है वो छोड़ के चले गए, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ सेपरेशन। तो लेबर टर्नओवर रेशियो, ये देखो, लेबर टर्न ओवर
रेशियो, इसको समझने के लिए हमें 3 जो है एलिमेंट का जरूरत होगा। पहला हम लोगों ने सीख लिया नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, किसे बोलते हैं, पहला टर्म। दूसरा अभी सीखा नंबर ऑफ सेपरेशन, और एक सीखना है एवरेज एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर, एवरेज का मतलब ही क्या होता है? किसी भी चीज का एवरेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? या तो जितने सारे डेटा अवेलेबल है उतना प्लस करके डिवाइड। अगर मान लो हमारे पास 6 मंथ्स का लेबर का डेटा अवेलेबल है कि जैन में कितने लोग थे, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से, तो ये सब टोटल करेंगे जितना होगा डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे एवरेज होता है। या फिर हमें ये सब डिटेल्स नहीं दिया है, हमें ईयर के स्टार्टिंग में कितने लोग थे और ईयर के एंडिंग में कितने लोग थे, बस यही डिटेल्स मिला, जिस हिसाब से मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर दिखाए, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ये हम लोगों ने मटेरियल के केस में भी देखा था कि किस तरह से एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एवरेज एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर, कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लस ईयर, या फिर जो भी टाइम पीरियड रहेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एंड डिवाइडेड बाय 2। इससे हो जाएगा, ठीक है। इससे ये वाला पता चल जाएगा। अच्छा, क्या क्या मेथड होता है? मेथड ऑफ लेबर टर्नओवर रेशियो। तो लेबर टर्नओवर रेशियो का मेनली 3 मेथड होता है। पहले मेथड का नाम है रिप्लेसमेंट मेथड, दूसरे लेबर का नाम है सेपरेशन मेथड, तीसरे मेथड का नाम है फ्लक्स। ये 3 अलग अलग मेथड से हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट मेथड से एक तरह से रेशियो निकालेंगे, सेपरेशन मेथड से एक रेशियो आएगा, फ्लक्स मेथड से एक रेशियो आएगा। अब क्वेश्चन में हमें बोल देगा कि लेबर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है ये मेथड से, ये मेथड से, ये मेथड से, या तीनों मेथड से, तो हमें उस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहला मेथड देखो, इसका फॉर्मूला क्या है? रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा, जितने लोग रिप्लेस्ड हुए हैं, हमें क्या करना है? हमें देखो रेशियो तो लिखा है मैंने लेबर टर्नओवर रेशियो, लेकिन एक्चुअली आंसर जो है ना वो परसेंटेज में भी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। रेशियो और परसेंटेज में तो कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। जैसे अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं कि 2/4 का रेशियो, और उसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक ही बात होता है। जैसे 2/4 इसका रेशियो अगर करें तो ये हो जाता है 1:2, ठीक है। सपोज ये रेशियो दे रखा है, तो 2/4 इंटू 100 अगर करते हैं तो उसमें कितना आएगा? उसमें आएगा 50%, ठीक है। 50% का मतलब ही 50/100 होता है, और इसको भी सिंप्लीफाई करो तो 1/2 ही आएगा। तो बात एक ही है, ठीक है। रेशियो से हम लोग चाहे तो इजीली उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो है इन परसेंटेज में रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंटू 100 लगा दिया। अब हमें परसेंटेज निकालना है कि कितने लोगों को रिप्लेस किया। तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि कितने लोगों में से कितने लोग रिप्लेस हुए। तो पूरे साल भर में जितने लोग थे उसमें से जितने लोगों को रिप्लेस किया वैसे करना पड़ेगा। पूरे साल भर कितने लोग थे वो हम लोग किस तरह से काउंट करते हैं? एवरेज काउंट करते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं कर पाते, एवरेज काउंट करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा एवरेज इंप्लॉय। अब एवरेज जितने भी इंप्लॉय थे पूरे साल भर में, उनमें से कितने लोग रिप्लेस हो गए, तो यानी नंबर ऑफ इंप्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इंप्लॉय इंटू 100 करने से रिप्लेसमेंट मेथड में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट होगा सेपरेशन मेथड। एवरेज इंप्लॉय
इंटू 100, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, कितने लोग सेपरेट हुए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेट, और फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड जो है इसमें, फ्लक्स मेथड जो है इसमें क्या है, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन किया जाएगा, ठीक है, मतलब सेपरेट और रिप्लेस्ड दोनों को मिला के करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन। अच्छा, डिवाइडेड बाय एवरेज एम्प्लॉय, ये तो रहेगा, ठीक है, ये फ्लक्स मेथड में हो जाएगा। अच्छा, और अगर न्यू रिक्रूटमेंट होता है, और एक प्रोसेस देख लो जो मैंने इसके अंदर तो लिखवाया नहीं है, मतलब इसका कोई अलग अभी नाम नहीं है, जस्ट थोड़ा सा मेथड में चेंजेस है, ठीक है। मेथड क्या है देखो, लेबर टर्नओवर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पर लेबर टर्नओवर किस किस बेसिस पे निकाला, देखो पहले हम लोगों ने ये सोचा कितने लोगों को हम लोगों ने रिप्लेस करके उनके जगह पे किसी और को रखा, फिर हम लोगों ने देखा कि कितने लोग चले गए, इसका रेशियो निकाल लेते, इसका परसेंटेज निकाल लेते, पूरे साल भर कितने लोग चले गए, पूरे साल भर में कितने लोगों को अदला बदली किया, और उसके बाद हम लोगों ने देखा दोनों को कंबाइन करके क्या होता है, दैट इज फ्लक्स मेथड। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे बोलने लगे कि हम लोग न्यू रिक्रूटमेंट का भी लेबर टर्नओवर निकालना चाहते हैं कि पूरे साल भर में कितने लोगों को न्यूली रिक्रूट किया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लेकिन कुछ इस तरह से होगा, लेबर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू हो जाएगा रिप्लेसमेंट प्लस सेपरेशन प्लस न्यू रिक्रूट। इंटू 100 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लेकिन इस तरह से होगा, न्यू रिक्रूटमेंट, और ये रिप्लेसमेंट का मतलब भी रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। एक है फ्रेश रिक्रूटमेंट होता है, एक होता है रिक्रूटमेंट इन प्लेस ऑफ ऑलरेडी, जो अगर जो कोई है उनके जगह पे अगर किसी को रख रहे हैं, ठीक है, तो उसे रिप्लेसमेंट बोलता है, लेकिन वो भी तो रिक्रूटमेंट ही है, वो रिप्लेसमेंट इज ऑल्सो रिक्रूटमेंट बट नॉट फ्रेश रिक्रूटमेंट। और न्यू रिक्रूटमेंट का मतलब है कि जब कोई था ही नहीं उस पोस्ट पे, नए किसी को हम लोगों ने रखा है, तो उसे बोलते हैं न्यू रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग न्यू रिक्रूटमेंट निकालना चाहते हैं तो हमें ये तीनों चीजें कंसीडर करना पड़ेगा। और ये जो पॉइंट है ना, रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट, इसका एक नाम होता है, इसका एक नया नाम दिया गया है, रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूट, ठीक है। इसको एक साथ बोला जाता है, इसका एक नाम दिया गया है, हो सकता है कभी क्वेश्चन में ये नाम यूज कर ले, शायद एक क्वेश्चन मिल भी जाएगा तुम लोग को ये वाले पीडीएफ में, ये वाले पीडीएफ में, ठीक है, ये हाँ, ये जो ग्रीन वाला है ये वाले पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें इन दोनों को मिला के बोला जाता है नंबर ऑफ एक्सेशन, मतलब कितने लोगों को एक्सेस किया गया न्यूली, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट और न्यू रिक्रूट, ठीक है, इसे बोला जाता है नंबर ऑफ एक्सेशन। अब कभी अगर ये टर्म यूज कर ले कि नंबर ऑफ एक्सेशन इतने हैं, तो इसका मतलब ये दोनों का टोटल बता रहा है, ठीक है, ये दोनों का टोटल बता रहा है। तो ये हो जाएगा, ये मेनली 3 मेथड, और कभी कभार अगर ये यहाँ पर बोल दे कि न्यू रिक्रूटमेंट का भी लेबर टर्नओवर निकालो, तो ये 3 पॉइंट हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और न्यू एक्सेशन का मतलब ये दोनों का टोटल होता है। अच्छा, और एक लास्ट पॉइंट है, इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट किसे बोलते हैं, टर्नओवर रेट। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, बोला है कि इक्विवेलेंट करना, इक्विवेलेंट मतलब वही यूनिटरी मेथड से कंपेयर करके हम लोग कर सकते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट मेथड। हमें लेबर टर्नओवर रेट को इक्विवेलेंट करके बताना है। क्या बताना है, जैसे मान लो हमें दिया गया है कि इन 90 डेज, अगर हमें ऐसा कोई डेटा दिया गया है, इन 90 डेज लेबर टर्नओवर रेट इज 10%, देन
फॉर होल ईयर लेबर टर्नओवर रेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट करके। कैसे? बोल रहा है कि 90 डेज में लेबर टर्नओवर रेट था 10%। अब कौन से मेथड से कैलकुलेट किया वो तो क्वेश्चन में बता देगा। हम एक एग्जांपल लिए, जस्ट किसी भी एक मेथड से होगा कि 10% लेबर टर्नओवर है 90 डेज में, तो पूरे साल भर में कितने लेबर टर्नओवर है वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग कर लेते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर। क्यों? क्योंकि हम लोग इक्विवेलेंट करके कर रहे हैं। अगर 90 डेज में लेबर टर्नओवर का रेट है 10% किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक दिन में तो कम ही होगा। 10% डिवाइडेड बाय 90, और पूरे साल भर का अगर निकालना है तो 365 डेज लगाएंगे। ठीक है, तो 365 डेज में कितने परसेंट लेबर टर्नओवर होंगे। तो ये हो गया, इक्विवेलेंट कर लिया हम लोगों ने, इसके साथ ऐड पर करके कर लिया। 90 डेज में 10% के हिसाब से हम लोगों ने बेस लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये नीचे 360, सॉरी मैंने 365 लिख दिया, यहाँ 90 होगा। 40.55 हाँ, कितना हो रहा है? 40.55 40.55 जितना भी आ रहा है। ठीक है, तो इतना परसेंट लेबर टर्नओवर जो है हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब जैसे कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही बोला था कि लेबर टर्नओवर जो है वो ज्यादा होना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जितना ज्यादा लेबर टर्नओवर होगा लेबर कॉस्ट उतना बढ़ेगा। उसका रीजन भी मैंने बताया। ठीक है, कि लेबर को फिर से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फिर से उसको टाइम ज्यादा लगेगा, उसको स्किल्ड बनने में टाइम लगेगा, तो इससे हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो हायर द लेबर टर्नओवर रेट मोर विल बी labor cost for any business and vice versa। मतलब इसका उल्टा। ठीक है, जितना कम लेबर टर्नओवर होगा हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो उतना मतलब बढ़ेगा नहीं। ठीक है, जितना कम लेबर टर्नओवर होगा, लेबर टर्नओवर की वजह से किसी भी तरह से हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो नहीं बढ़ेगा, लेकिन लेबर टर्नओवर अगर बार बार होगा तो लेबर कॉस्ट जरूर बढ़ेगा। अच्छा, अब देखते हैं अभी जो भी हम लोगों ने किया उसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला देखो, लेबर टर्नओवर का मिल गया, क्वेश्चन नंबर 19। The extracts from the payroll of Messrs Maheshwari Brothers is as follows। पेरोल का मतलब होता है जो वर्कर लोगों का डेटा जहां पर मेंटेन किया जाता है, तो उसके हिसाब से ये देखो बोल रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग ऑफ 2015, यानी एक साल का डेटा दिया है। 2015 बोल दिया ना, तो एक साल का डेटा दिया है। तो एक साल मतलब 2015 के बिगिनिंग में इतने सारे वर्कर थे, एंड में इतने सारे वर्कर थे। फिर बोला है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिजाइंड 20, नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज 5। ठीक है, मतलब किसी डिस्चार्ज मतलब हम लोगों ने निकाल दिया होगा, और रिजाइन मतलब खुद छोड़ के चले गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद रिप्लेस ड्यू टू रेजिग्नेशन एंड डिस्चार्ज। अब रेजिग्नेशन और डिस्चार्ज मिला के 20 लोगों को रिप्लेस किया गया है। ठीक है, वैसे जरूरत तो 25 लोगों का है, क्योंकि 20 लोग खुद चले गए, 5 को हमने हटा दिया, तो टोटल 25 लोग तो चले गए, लेकिन रिप्लेस हुआ है रेजिग्नेशन और डिस्चार्ज मिला के सिर्फ 20 लोगों का रिप्लेसमेंट किया गया है। कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट फॉर द फैक्ट्री बाय डिफरेंट मेथड। हमें डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट करने बोला है, तो हमें अगर कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा तो हम लोग मेनली 3 मेथड जो है वही लगाएंगे। पहला है सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि पहले सेपरेशन मेथड ही लिखना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, इलस्ट्रेशन 19 फर्स्ट लिख लेते हैं, सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड में होगा नंबर ऑफ सेपरेशन, नंबर ऑफ सेपरेशन। मैम पहले एवरेज निकालेंगे ना। हाँ, एवरेज भी निकालना पड़ेगा। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय मैम 175 है क्या 175। एवरेज? हाँ 175 भी होगा शायद, 200 और 150 था ना डिवाइड। हाँ 175। यस मैम।
अच्छा तो ये देखो एवरेज निकाल लेते हैं 150 ओपनिंग मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंडिंग ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब हमें जो आइडेंटिफाई करना है कि कितने लोग सेपरेट हुए, नंबर ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब कितने चले गए, तो बोलो कितने लोग चले गए, सेपरेशन कितने लोगों का हुआ है। 20। सेपरेशन का मतलब जितने लोग चले गए 25, करेक्ट 25 होगा ना। चले गए, अब किस वजह से गए वो नहीं पता करना है, मतलब हम लोगों ने हटा दिया या फिर वो खुद ही चले गए, उससे कोई मतलब नहीं। चले कितने गए वो देखना है, कितने लोग चले गए, नहीं बचे तो नहीं बचे 25 लोग, ठीक है। तो यहाँ पर 25 होगा, ठीक है 25 लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग 20 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। सेपरेशन का मतलब ही होता है जितने लोग चले जाते हैं। तो 25 डिवाइडेड बाई 175 इंटू 100। 14.28। हाँ 14.28% लिख देंगे, क्योंकि 100 इंटू क्या है तो परसेंटेज लिख देना पड़ेगा। फिर हो जाएगा रिप्लेसमेंट। नंबर ऑफ रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज एम्प्लॉय या फिर वर्कर इंटू 100। तो एवरेज तो 175। अच्छा नंबर ऑफ रिप्लेस्ड कितना हो जाएगा, देखो कितने लोगों को रिप्लेस्ड किया गया है। हाँ बोलो 20। 20। 20। 20 हो जाएगा। 20 बाई 175 इंटू 100 कर लो। 11.4। 11.42। 11.428 है तो 43 कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो डेटा लेंगे तो 428 है तो इसीलिए मैंने 3 कर दिया। अच्छा फ्लक्स, फ्लक्स मेथड तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों को कंबाइन करना है। तो नंबर ऑफ सेपरेशन यानी 25 प्लस नंबर ऑफ रिप्लेस्ड यानी 20 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 100। 25.71। हाँ 25.71%। तो ये हो गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो 19 हम लोगों ने कर लिया, यहाँ पर मैंने नोट किया था ना तो उसको 19। अच्छा 18 हो गया था, 17 हो गया। ये वेजेस है, ठीक है, मतलब ग्रुप बोनस वाला जो वो कंसेप्ट भी तो देख लिया। तो ये क्वेश्चन भी देख लो कैसे दिया हुआ है। 10 men work as a group when they weekly production when they weekly produced होगा शायद। अच्छा ठीक है जो भी। when the दा दिया हुआ है, मैंने दे पढ़ा। when the weekly production of the group exceed standard, अगर ग्रुप में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप बोनस में आउटपुट देखा जाता है, ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखना है। ग्रुप बोनस बोनस दिया जाएगा एफिशिएंसी की वजह से, एफिशिएंसी का मेजरमेंट है थ्रू आउटपुट। अब क्या बोल रहा है कि वीकली जो प्रोडक्शन है ग्रुप में वो अगर एक्सीड कर जाता है स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड क्या है 200 पीसेस पर आवर, 1 घंटे में 200 पीसेस बनने चाहिए। अगर उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया जाता है तो बोनस मिलेगा। कैसे, ईच मैन इन द ग्रुप इज पेड ए बोनस फॉर द एक्सेस प्रोडक्शन, जितना एक्स्ट्रा होगा उसके हिसाब से बोनस मिलेगा। इन एडिशन टू हिज वेजेस ऑफ आवरली रेट द बोनस इज कंप्यूटेड 10। तो बोल रहा है कि नॉर्मली जो आवरली रेट ऑफ वेजेस मिलता है उसके अलावा भी बोनस मिलेगा अगर आउटपुट जो है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डिसाइडेड जो है 200 पीसेस पर आवर है। अच्छा अब क्या बोल रहा है कैसे बोनस मिलेगा। द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड अमाउंट इज फाउंड। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा प्रोडक्शन का कि कितना ज्यादा हुआ है। जैसे 5 यूनिट ज्यादा हुआ वैसा नहीं, हमें कितना परसेंट ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्वांटिटी में ही कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे। फिर क्या बोल रहा है, द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड अमाउंट इज फाउंड एंड 1/2
ऑफ दिस परसेंटेज इज कंसिडर्ड एज द मेंस शेयर। तो कितना बोनस दिया जाएगा? जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा उसका आधा कर दिया जाएगा, और जितना शेयर मतलब जितना कैलकुलेट करके अमाउंट आएगा उसी बेसिस पे एक एक जन को बोनस दिया जाएगा। ईच मैन इन द ग्रुप इज पेड एज बोनस दिस परसेंटेज ऑफ ए वेजेस रेट ऑफ 3.20 पर आवर। अब वो जितना यूनिट होगा, क्योंकि हम लोग यूनिट का ही करेंगे ना, तो जितना होगा उसके बेसिस पे 3.20 पर आवर बेसिस पे पेमेंट किया जाएगा। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल वर्कमैन्स आवरली रेट एंड द बोनस रेट। तो इंडिविजुअली एक एक जन को कितना मिल रहा है उससे कोई लिंक नहीं है। द फॉलोइंग इज द वीकली रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो वीकली कितना प्रोडक्शन हुआ है ये दे रखा है। तो यहाँ पर आवर्स वर्क 480 और प्रोडक्शन इतना, ये यूनिट है, ठीक है, ये यूनिट है प्रोडक्शन। तो हमें क्या करने के लिए बोल रहा है, देखो, कंप्यूट द रेट एंड अमाउंट ऑफ बोनस फॉर द वीक। हमें कैलकुलेट करके देना है रेट एंड अमाउंट ऑफ बोनस फॉर द वीक। तो पहले क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करते, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला है। अच्छा, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 16, तो सिर्फ 2 4 5 ही बचेगा। अच्छा, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है ना, तभी तो बोनस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इन लोगों का काम हुआ है 480 आवर्स, तो 480 आवर्स अगर काम हुआ है तो कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन तो 1 घंटे में 200 पीसेस है। अगर 480 आवर्स काम हुआ है तो कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, वो निकाल लेते हैं। बोलो कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फिर कितना होना चाहिए था? अगर 1 घंटे में 200 पीसेस बन जाता है तो 480 आवर्स में कितना पीसेस बनेगा? वही होना चाहिए था स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, क्योंकि इन्होंने सोच ही रखा है कि 1 घंटे में 200 पीसेस बनेगा। तो अगर हाँ इंटू करके बताओ। 96,000. 96,000। हाँ 96,000, 480 आवर्स इंटू 200 पीसेस पर आवर, ये तो स्टैंडर्ड है ना। तो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए था 96,000, ये यूनिट आ गया, ठीक है। लेकिन इन्होंने प्रोडक्शन कितना किया, लेकिन वर्कर लोगों ने एक्चुअली प्रोडक्शन कितना किया है? 1,19,600. 1,19,600. हाँ 1,19,600, बट एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1,19,600। तो एक्सेस जितना है पहले वो चेक करना पड़ेगा ना, फिर एक्सेस का परसेंटेज निकालेंगे। तो एक्सेस कितना प्रोडक्शन हुआ है, एक्सेस प्रोडक्शन माइनस करने से ही पता चलेगा। 23,600. हाँ 23,600 माइनस कर लेते हैं, तो 23,600 यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ। लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया है कैसे बोनस मिलेगा। तो हम लोग को परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड अमाउंट, तो एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड अमाउंट कितना है 23,600, तो परसेंटेज ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज, मतलब तो इंटू 100 करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 23,000, हाँ बोलो, 24.58. हाँ डिवाइडेड बाय कितने से करना पड़ेगा 96। हाँ 96,000 में इतना जुड़ा तभी तो जाके वो 1,19,600 हुआ ना। तो ये हो जाएगा 24.58%, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे क्या बोला था, अब यहाँ पर बोल रहा है एंड 1/2 ऑफ दिस परसेंटेज इज कंसिडर्ड एज मेंस शेयर्स, मतलब बोनस, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ बोनस कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ दिस परसेंटेज। तो ये दिस परसेंटेज मतलब ये वाला, इसका 1/2 मतलब ये, तो कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 करके देख लो, 24.58, 12.29. हाँ 12.29% इतना बोनस मिलेगा। अब आगे क्या बोला था,
ईच मैन इन द ग्रुप इज पेड एज बोनस दिस परसेंटेज ऑफ ए वेज रेट ऑफ 3.20 पर आवर। ये परसेंटेज बेसिस पे बोनस मिलेगा, लेकिन रेट क्या हो जाएगा 3.20 पर आवर पे ये परसेंटेज लगाना है। वही तो बोला है ना, ईच मैन इन द ग्रुप इज पेड एज बोनस दिस परसेंटेज ऑफ ए वेज रेट ऑफ 3.20। ऑफ मतलब ही तो इनटू होता है, इस परसेंट ये वाला परसेंटेज इनटू 3.20, वेज रेट ऑफ 3.20। तो यहाँ पर बोनस रेट निकाल लेते हैं कि बोनस कौन से वाले रेट में दिया जाएगा। तो बोनस रेट पर आवर हो जाएगा दिस परसेंटेज इनटू, ऑफ मतलब इनटू होता है, इनटू 3.20 पर आवर। देखो कितना होगा, 39.328। हाँ नहीं, डिवाइड 100 नहीं किया होगा। देखो 39 तो नहीं होगा, परसेंटेज होगा ना, मतलब डिवाइडेड बाय 100 नहीं किया होगा, इसलिए 39 आ रहा है। 0 पॉइंट आएगा, देखो 0.39328। देखो 39 गलत आ रहा है, ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 12.29 पे कुछ इनटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसका इतना परसेंट लगा रहे हैं, या फिर 3.20 का इतना परसेंट निकाल रहे हैं, तो वो तो कम ही होगा ना 3.20 से, तो फिर 39 तो काफी हो जा रहा है। तो ये वाला होगा, परसेंटेज नहीं लगाया इसीलिए गलत आ जा रहा है आंसर। तो ₹0.39328 पर आवर, ये हो गया, बोनस रेट निकल गया। अच्छा, अब हम लोग बोनस कैलकुलेट कर लेते हैं। बोनस अमाउंट, तो बोलो कितना बोनस मिलेगा। 0.39328 पर आवर बेसिस पे अगर बोनस दे रहा है, तो कितने घंटे काम हुआ है उसी पे बोनस मिलेगा। कितना घंटा काम हुआ है? 480। 480 आवर्स काम हुआ है। तो 480 आवर्स पे नॉर्मल वेजेस और ये बोनस 188 हाँ 77 हाँ 77 आ रहा है, 7744 ऐसे आ रहा है, तो 77 ये बोनस हो गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया, कंप्यूट द रेट एंड अमाउंट ऑफ बोनस फॉर द वीक। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट बोला है कंप्यूट द टोटल पे ऑफ जोनस हु वर्कड 41.5 hours and was paid 2 per hour basic, and of Smith who worked 44.5 hours and was paid 2.50 पर आवर बेसिक। मतलब दो वर्कर का नाम दे दिया है, बोल रहा है इनका टोटल पेमेंट निकालो और इनका आवर्स वर्कड भी बता दिया है 41.5, 44.5 और नॉर्मल वेजेस का रेट बता दिया है ₹2.50। ठीक है, तो हमें बोनस कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन लोगों को बोनस भी तो मिलेगा ना, क्योंकि हम लोग तो बोनस वाले क्वेश्चंस का ही पॉइंट भी कर रहे हैं। तो अगर ये दो वर्कर को इसी स्कीम में दिया जाए तो इनका टोटल पेमेंट कैसे होगा, वही बोल रहा है। तो बेसिक वेजेस पहले दोनों का निकाल लेते हैं। बेसिक वेजेस तो रेट अलग अलग है, ठीक है, दोनों का रेट अलग अलग है। 41.5 आवर, हाफ मतलब 0.5 कर दिया मैंने, इंटू 2, 83, और यहाँ पर 44.5 इंटू 2.5, 111.25। हाँ, बेसिक वेजेस। अब बोनस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बोनस का रेट तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है, तो इसने काम किया 41.5 आवर, बोनस का रेट कितना आया था? बोनस रेट 0.39328, 0.39328। 16.321, 16.32 लिख देते हैं, और ये दोनों ऐड भी कर लेते हैं, प्लस 83, तो टोटल मिल जाएगा 99.32 टोटल वेजेस। और ये वाला हो जाएगा 44.5 इंटू 0.39328, 0.39328, 17.50, 11 नहीं 111.25
111.25 ऐड हो जाएगा 128.75 128.7 हाँ 128.75 ठीक है। और अगर कोई ये अप्रोक्सीमेशन को चेंज करेगा तो हो सकता है आंसर जो है वो डिफर कर जाए। ठीक है, मैंने पूरा ही लिया है, अगर कोई 2 पॉइंट लेके करेंगे तो फिर उसमें आंसर चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। तो ये हो गया टोटल वेजेस, ये ग्रुप बोनस वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और इसमें ये वाले पीडीएफ में फिर बाकी क्या रह गया, इसमें से ये वाला तुम लोग खुद भी कर सकते हो 2 और 4 5 जो है, ठीक है, नहीं होगा तो हम बता देंगे, लेकिन 2 वाला ट्राई करके देख सकते हो। और 4 5 जो है वो लेबर टर्नओवर का है शायद, एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं, वो हम होमवर्क ही देंगे 4 और 5, क्योंकि बता दिया कंसेप्ट जो भी था वो हम लोगों ने लगभग सारा ही डिस्कस कर लिया। अगर एक दो कुछ पॉइंट होगा तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 4 वाला ये देखो, ये तुम लोग खुद कर सकते हो, ये लेबर टर्नओवर का है, ये खुद करके देख सकते हो। और 5 भी वही है 4 5, ठीक है। और 2 का जो है वो शायद कुछ परसेंटेज, वो एफिशिएंसी वगैरह ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और ये वाला जो पीडीएफ है इसमें से भी जो बचा हुआ है अब सारा ही ट्राई करके देख सकते हो, होगा कि नहीं होगा, मैक्सिमम हो जाना चाहिए अगर कोई एलाबोरेटेड क्वेश्चन है उसको छोड़ के। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी क्या क्या बाकी है मुझे याद नहीं है, लेकिन तुम लोग एक बार देख सकते हो। जैसे ये 9 कौन कौन सा तो किया भी था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, कि तुम लोग देखना, देखने से ही समझ जाओगे, पढ़ के देखना कि कौन कौन सा हो रहा है। जैसे यहाँ पर भी लेबर टर्नओवर मिल जाएगा, ये देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये लेबर टर्नओवर का है। ठीक है, तो ये लेबर टर्नओवर वाला कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 14 ये भी कर सकते हो। 15 यहाँ पर कुछ पीवी रेशियो वगैरह दिया है, तो अगर इसमें अगर प्रॉब्लम हो तो इसको हम करवा देंगे, लेकिन ये 14 वाला कर सकते हो। ये देखो कितने लोग रिक्रूट हुए हैं, कितने लोग चले गए हैं, ये पूछा है, ये 14 वाला हो सकता है, ये करके देख सकते हो। 13 वाला भी करके देख सकते हो, कैलकुलेट वेजेस बोला है, फ्रिंज बेनिफिट ये सब दे रखा है। 12 भी करके देख सकते हो, और आगे का शायद हो गया है। ठीक है, तो ये बाकी जो है पूरा ही हम होमवर्क देते हैं, क्योंकि कंसेप्ट सारा ही बोल दिया है, लेकिन वो लास्ट वाला जैसे मैंने बोला कि शायद वो तुम लोगों से ना हो। ठीक है, लेकिन बाकी तुम लोग करके देख सकते हो कि समझ में आएगा फिर तुम लोगों से भी हो रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। बाय मैम। बाय। Bye, ma'am.